अच्छा भाई, गोइंग कंसर्न कहते किसे? पहले ये पता लगे। अगले 12 महीनों में, जिसको कहते हैं फोरसीएबल फ्यूचर। अगले 12 महीनों में 31 दिसंबर 13 पे हम खड़े हैं। नहीं, 31 दिसंबर पे खड़े थे ना। 31 दिसंबर 13 पे खड़े हो, मैं बात करूँ, तुम 14 पे पहुंच गए हो। हाँ साहब, 31 दिसंबर 13 पे हम खड़े हैं, कोई परेशानी चल रही है तो मिलके सुलझाते हैं। पहले क्लास का क्या है, फिर पढ़ लेंगे। क्लास तो आनी जानी चीज़ है। नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ, कोई नहीं मसला। चलो खैर है, गुजारा करते रहो, पढ़ाई भी करते रहो। ये मैंने कहा मिल के कुछ सुलझा लेते हैं, मसला हो जाएगा, काबू है, मेरे लोग है कोई। चलो अच्छा जी, वापस आए, फिर पढ़ाई तो करें ना। मैं ये कह रहा हूँ 31 दिसंबर 13 पे हम खड़े हैं और 31 दिसंबर 14 तक हमें कोई ऐसा इवेंट हर्डल या कोई ऐसा मतलब प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा जिस वजह से हमारा बिजनेस बंद होने जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे खान साहब ने शापरों की फैक्ट्री लगाई हुई है, ठीक है। अब 31 दिसंबर 13 पे खड़े होकर कोई ऐसा इवेंट नज़र नहीं आ रहा कि 31 दिसंबर 14 तक इनको फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। तो ये एक गोइंग कंसर्न है। तो फिर इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉर्मल तरीके से बनेगी जैसे आज तक बनती आई हैं। मतलब उनमें हमने कितने अक्रूवल्स बुक किए होते हैं, और जो आज तक देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 बुनियादी पिलर्स पे खड़ी हैं। इंट्रो में आपको उस्तादों ने बताया होगा, एक गोइंग कंसर्न अजम्पशन है और दूसरा एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ना, जो हम बनाते हैं, ये इन 2 बेसिक पिलर्स पे खड़ी हैं। क्योंकि आपको मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो एसेट्स नज़र आ रहे हैं, क्या आप बेचने जाएं तो उतनी ही अमाउंट होगी उनकी? हो सकता है आपने आज से 50 साल पहले एक प्लांट ख़रीदा था, तो आज आपकी किताबों के अंदर उसकी वैल्यू जो है वो डेप्सिट होते होते जो है वो 5000 आ रही हो, लेकिन हो सकता है मार्केट के अंदर वो महंगा हो। ऐसी कोई चीज़ सस्ती भी हो सकती है। लेकिन आप कहते हैं कि जी नॉर्मल तरीके से बिजनेस चलता रहेगा, ये जो हमने कॉस्ट इनकर की थी फिक्स एसेट पे, ये हम बिजनेस में चलाकर इस एसेट को डेप्शन के जरिए इसको हम कर लेंगे रिकवर, हमारा मसला है। तो आप गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे चल रहे होते हैं। लेकिन अगर 31 मार्च से पहले ही, मिसाल के तौर पे 6 फरवरी को छुट्टी के अगले दिन, जो छुट्टी हमें नहीं होती जो छुट्टियाँ, उस छुट्टी के अगले दिन एक असेंबली में पास हो गया कि ना शापरा ने बहुत मुसीबत पाई हुई है, सारा माहौल ख़राब हो गया, आलूदगी फैल रही है, तो शापरों पे पाबंदी पाकिस्तान में लग रही है। लॉ पास हो गया है और उन्होंने लॉ पास करके कह दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर जो शापर बिखरे हुए हैं मुल्क में वो इकट्ठे करें और नया बनने नहीं देना। अब खान साहब की फैक्ट्री क्या गोइंग कंसर्न, बिजनेस गोइंग कंसर्न रहा है? तो अब इनकी पूरी बुनियाद ही बदल जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन नॉर्मल बेसिस पे नहीं बन सकती, बल्कि ये एनआरवी बेसिस कह लें, लिक्विडेशन बेसिस कह लें, ब्रेकअप वैल्यूज कह लें। मतलब हम ये कहेंगे एसेट से देखो क्या रियलाइज होना है, कितना मिलेगा, लायबिलिटी कितने में सेटल होनी है, तो इसको कहते हैं ब्रेकअप वैल्यूज, रियलाइजेबल वैल्यूज, रियलाइजेशन वैल्यू भाई बोल रहे थे शायद, ये क्या बोल रहे थे, लिक्विडेशन बेसिस कह रहे थे, ठीक है। इसको आप जो है वो ब्रेकअप वैल्यू भी इसका नाम है, लिक्विडेशन बेसिस भी है। मैंने कहा एनआरवी कह लो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि एसेट से क्या आना है, लायबिलिटी कितने में सेटल करना है, तो आपकी बैलेंस शीट का हुलिया ही बिगड़ जाएगा। अब वो हूँ अगलियाँ गल्ला नहीं रही, क्योंकि आप 2 ही तो पिलर्स थे, मुश्किल से बिल्डिंग खड़ी हुई थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, एक पिलर निकल गया, कोनों पे थे, दरमियान में नहीं है, ठीक है ना, कोनों पे 2 पिलर थे, तो बिल्डिंग तो गिरी जानी है। वो बिल्डिंग जो आज तक आप देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, इट इज़ नो मोर, ओ मोर नहीं, नो मोर। तो 2 सिचुएशंस हो गई। 31 दिसंबर 13 पे खड़े होकर अगर तो आप गोइंग कंसर्न हैं तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे है वैसे ही है। ये चेक करना होता है ऑडिटर ने लाजमी, गोइंग कंसर्न है या नहीं, कोई चक्कर तो नहीं। और अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ये अजम्पशन होती है कि अगले 12 महीने हम सुकून से चलेंगे, सब कुछ ओके होगा, नॉर्मल तरीके से बिजनेस करेंगे, एसेट्स को नॉर्मल तरीके से हम जैसे यूज़ करके रिकवरी कर रहे हैं उनकी वो करेंगे, लायबिलिटीज़ अपने नॉर्मल तरीके से हम सेटल करेंगे, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है, अजम्पशन अगर वैलिड है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉर्मल तरीके से बनेंगी, कुछ नहीं करना। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं रही, लॉ पास हो गया, तो खान साहब की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब
वो नॉर्मल वाली नहीं होंगी, बल्कि लिक्विडेशन बेसिस के ऊपर, ब्रेकअप वैल्यूज़ के ऊपर, एनआरवी बेसिस के ऊपर वो बनेंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया तितर या बटेर। लेकिन एक दरमियाना मामला भी है जो ना तितर है ना बटेर है। 31 दिसंबर 13 पे खड़े होकर कोई मसला अभी आया तो नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई चल रही है, हवाएं ज़रूर चल पड़ी हैं। आसपास इंडिया ने, बांग्लादेश ने, अफगानिस्तान ने, ईरान ने, इन्होंने पाबंदी लगा दी है। हम भी सोच रहे हैं, बातें चल रही हैं मीडिया पे और पार्लियामेंट में, और बहस वैसे चल रहे हैं। अभी फाइनल तो नहीं हुआ लॉ, लेकिन सिग्निफिकेंट डाउट्स तो हैं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन तो वैलिड है, अभी इनवैलिड नहीं हुई, लेकिन सिग्निफिकेंट डाउट्स हैं कि हो सकता है हम गोइंग कंसर्न ना रहें, पक्का नहीं हुआ, शक पड़ रहा है। तो ऐसी सूरत के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो नॉर्मल तरीके से बनाना है, लेकिन इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपको कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन तो वैलिड है, लेकिन हमारा सिग्निफिकेंट डाउट आ गया है, तो इसलिए आपको भी बताते चले हम कि ये मसला है। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशंस बन गई। तो और इसको देखो यहाँ पर, अगर तो वो क्या कहता है, एन एंटिटी शैल नॉट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हैं, नहीं बनाए? क्या कह रहे हो यार, उलट बात कर रहे हो। एन एंटिटी shall prepare financial statements on going concern if management determines that after reporting date it does not intend to liquidate the entity। मैं ज़रा सीधी बात करा लूँ, फिर उल्टा पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, खुद बंद करना भी तो भाई एक वजह हो सकती है। वो खुद ही फैसला कर लिया है, नहीं चलना, लिक्विडेट करने जा रहे हैं, तो ये भी तो क्या है, गोइंग कंसर्न तो नहीं ना है। तो मैंने वैसे बताया कि लॉ पास हो गया, खुद भी तो ये कह सकते हैं नहीं मैं नहीं बनाने शापर, दफा करो बस। ठीक है, अच्छा, तो एंटिटी शैल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस इफ मैनेजमेंट डज नॉट इंटेंड टू लिक्विडेट द एंटिटी और डज नॉट इंटेंड टू सीज ट्रेडिंग, और बस अगली बात फिलहाल ऐसे नहीं। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं जब बंद होने का चांस ना हो। अब यही बात उन्होंने ज़रा उलट तरीके से बता दी थी। एंटी शैल नॉट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस इफ आइदर इट इंटेंड्स टू लिक्विडेट, बिजनेस बंद करना चाह रहे हैं, या बिजनेस ट्रेडिंग बंद करना चाह रहे हैं, या इसके अलावा कोई हल नहीं है। ये वो लॉ था, इसके अलावा कोई हल नहीं है कि ये बंद कर देंगे। तो अगर ये है बंद करने का खुद फैसला कर लिया है, या इसके अलावा कोई और चाराकार नहीं है, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गोइंग कंसर्न बेसिस पर ना बनाओ। अच्छा, तो गोइंग कंसर्न बेसिस पे ना बनाओ तो फिर कौन सी बेसिस पे बनाओ? ब्रेकअप वैल्यू बेसिस पे, लिक्विडेशन बेसिस पे, एनआरवी कह लो। ठीक है, इस पे बनाओ। अब ये वाली बात ज़रा तफसील से पढ़ते हैं यहाँ पर। Deterioration in operating result of financial position after reporting date may indicate that need to consider whether going concern, if going concern assumption is, ये यहाँ से पढ़ो, if going concern assumption is no longer appropriate, the effect is so pervasive that this standard requires a fundamental change in basis of accounting rather than adjustment to amounts recorded in। वो कहता है कि जी ये इतना बड़ा मसला है कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही बदल डालो, ब्रेकअप वैल्यूज पे, ब्रेकअप वैल्यूज पर ले जाओ। ठीक है, जिसको आप पता नहीं क्या कह रहे थे, वो एक ही बात है ना, एनआरवी वैल्यू या लिक्विडेशन वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यूज पर ले जाओ। ठीक है, ब्रेकअप कहता है कि भाईजान ये जो गोइंग कंसर्न असम्पशन है ना, अगर ये अप्रोप्रिएट नहीं रही, वैलिड नहीं रही, तो इसका इफेक्ट इतना परवेसिव है, इतना परवेज नहीं, इतना ज़्यादा है कि ये स्टैंडर्ड ये नहीं कहता एडजस्टिंग इवेंट करके एडजस्टमेंट कर लो, कहता है नहीं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही बदल देता है। मतलब मिसाल के तौर पे कहता है ब्रेकअप वैल्यूज पे चले जाओ। ठीक है, अब ये रीड ऑनली आपने घर पे करना है, मैं अब आगे लेकर आता हूँ आपको। इसको ज़रा साइड पे करें, काट दें इसको और एक्सप्लेनेशन समझ बड़े ध्यान से, इत्मीनान से। छोटी सी बात है, वो कहता है, इधर देखो, यूं पढ़ो, इफ एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न, इफ एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न यानी एवरीथिंग इज नॉर्मल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न अजम्पशन, बस और तो कुछ नहीं। लेकिन
इफ एंटिटी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, आगे ना पढ़ो अभी, पहले मेरी बात सुनो। एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है तो फिर गोइंग कंसर्न बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बननी, किसी और बेसिस पर बननी है। तो एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हुलिया बिगड़ जाएगा। लेकिन IAS 10 कहता है साथ ये बात भी बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, पहली बात तो ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गोइंग कंसर्न बेसिस पर नहीं बनाना, बल्कि आपने इसको किसी और बेसिस पर बनाना है, ठीक है। अच्छा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे इसको नहीं बनाना, किसी और बेसिस पे बनाना है। लेकिन साथ ही साथ कहता है डिस्क्लोजर दो, क्या हम गोइंग कंसर्न नहीं है, ये बात बताओ, फैक्ट कि वी आर नॉट गोइंग कंसर्न। हम इसलिए नहीं है कि शापर बनाने पे पाबंदी लग गई है, बताओ रीजन क्यों गोइंग कंसर्न नहीं हो। और फिर बताओ कौन सी बेसिस यूज की हैं, लिक्विडेशन वैल्यूज फॉर एग्जांपल भाई वाला, या मेरा नाम ब्रेकअप वैल्यू, डिफरेंट नाम, ठीक है। ये बात समझ आई। अगर तो गोइंग कंसर्न वैलिड है तो फिर तो ठीक है, ठीक है। और अगर गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं है तो फिर मतलब क्या है, गोइंग कंसर्न इज इनवैलिड। अगर वैलिड नहीं है तो मतलब गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज, वो बहुत मुश्किल लफ्ज़ है, लंबा भी बहुत है, अजम्पशन इज इनवैलिड। अगर ये इनवैलिड है, ये पूरा भी आ गया देखो, इनअप्रोप्रिएट मेरा पूरा ही नहीं सी आना, इज इनवैलिड। अगर ये इनवैलिड है तो क्या करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गोइंग कंसर्न बेसिस पर नहीं बनाना, पहली बात। दूसरी बात, लाजिम है आप पर डिस्क्लोज करना, ये बात अब आप इकबाल जुर्म भी करो, इकबाल जुर्म तो नहीं है लेकिन वो क्या, मानते जाओ, जिद छड्डो, मान जाओ कि वी आर नॉट गोइंग कंसर्न, हम गोइंग कंसर्न नहीं। फैक्ट बताओ क्यों नहीं है, रीज़न बताओ, फैक्ट बताओ कि हम गोइंग कंसर्न नहीं है, रीज़न बताओ क्यों नहीं है, और जो बेसिस आपने यूज़ की हैं उन बेसिस के बारे में भी बता दो। अब इसको पढ़ो जरा ऊपर वाली लाइन को, क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एडजस्टेड इवन इफ सर्कमस्टांसिस अरोज आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। यही तो मैं समझा रहा हूं। अगर तो ईयर एंड से पहले ये पता लग जाता तो फिर तो ठीक था, ईयर एंड पे हम वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनाते। लेकिन वो कहता है ईयर एंड हो गया, सही हो गया, लेकिन ये फरवरी में लॉ पास हो गया, तो ये इतना परवेसिव इफेक्ट रखता है कि स्टैंडर्ड कहता है एडजस्टमेंट नहीं करनी, चलो शाबाश, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिस ही बदल दो। लेकिन IAS 10 कहता है साथ में ये बताओ कि तुम गोइंग कंसर्न नहीं हो, इसलिए इसकी शक्ल बिगड़ गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर क्यों नहीं हो ये वजह बताओ, और साथ में जिन बेसिस पे तुम्हारी अब ये फाइनेंशियल बनी हुई है वो बेसिस भी बता दो, सिंपल, को मसला। अच्छा, द कंपनी विल डिस्क्लोज द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग दैम, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकअप वैल्यूज, ठीक है, रियलाइजेबल वैल्यूज, ब्रेकअप वैल्यूज, रियलाइजेबल वैल्यूज, रियलाइजेबल वैल्यूज, लिक्विडेशन वैल्यूज, भाई ने बोला वो भी लिख देते हैं, डिफरेंट नाम ही है ना, मतलब नॉर्मल नहीं, लिक्विडेशन वगैरह वगैरह, ठीक है जी। ये बात समझ आ रही है, चलो अच्छा जी। अच्छा, अब ये तो हो गया तितर या बटेर, ये तो आसान था, ठीक है। लेकिन एक दरमियाना मामला भी है। इफ एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न, इफ एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न बट देयर आर सिग्निफिकेंट डाउट्स दैट इट विल बी कंटिन्यू ऑपरेटिंग, लेकिन डाउट्स पैदा हो गए हैं, सुनी सुनाई अफवाहें फैल रही हैं, उड़ रही हैं, गर्दिश कर रही हैं, लग रहा है आसपास भी ऐसे हुआ है, इधर भी हो जाना है, सिग्निफिकेंट डाउट्स हैं, तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो, लेकिन लाजमी डिस्क्लोजर दो, किस चीज़ का जी, उस मटेरियल अनसर्टेनिटी का जो आपके दिमाग में डाउट क्रिएट कर रही है, ठीक है, ताकि यूज़र ज़हनी तौर पे तैयार रहे कि कुछ भी चवल बच सकती है अगले साल में, ठीक है। तो ये देखो जी, मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल बनाई गई है कि बुक वैल्यू है, यानी अगर गोइंग कंसर्न वैलिड है, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज वैलिड तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी इस शक्ल में होंगी। मिसाल के तौर पे दो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन आपकी इनवैलिड हो गई, इनवैलिड हो जाए, तो फिर आपने उठाकर अपने एसेट्स को रियलाइजेबल वैल्यूज़ पे ले आना है, ठीक है। तो ये आपने चेंजेस करनी है, ब्रिंग चेंजेस, ओके।
आपने ये लॉस वगैरह रिकॉर्ड करके ब्रेकअप वैल्यूज़ पे, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रिकॉर्ड कर लेने और ब्रेकअप वैल्यूज़ पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ले लेने। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन खुदा ना खास्ता इनवैलिड हो जाए, गोइंग कंसर्न अजम्पशन खुदा ना खवास्ता इनवैलिड हो जाए तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ब्रेकअप वैल्यू पर या लिक्विडेशन वैल्यू पर, लिक्विडेशन वैल्यूज़ पर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। इसका मतलब क्या है? मतलब एसेट्स आएंगे रियलाइजेबल वैल्यूज़ पर कि क्या मिलेगा भाई इनको अभी बेचने बाजार में, तो कबाड़िए कोई चाहे बेचें तो, ठीक है। तो एसेट्स किस पे नज़र आएंगे? रियलाइजेबल वैल्यूज़ पर, क्या मिलेगा बाजार से, ठीक है। और लाइबिलिटीज़ नज़र आएंगी सेटलमेंट वैल्यू पर कि भाई ये जो लाइबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, हमने 50 रुपये देने हैं, तो क्रेडिटर को जाके पूछेंगे यार बहुत हालात ख़राब हो गए हैं, क्या करोगे? उन्हें कहा यार 50 में 45 ही दे दो, सेटलमेंट वैल्यू, ठीक है, सही है ना। तो ये जो सेटलमेंट वैल्यूज़ होंगी उस पर, तो ये जनाब आपकी गोइंग कंसर्न। प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग हमने कर लिया था न्यूमेरिकली, थ्रेटिकली ज़रा उसको जल्दी से देख लेते हैं। पेज 351 पे तशरीफ़ लाइए। इफ्रिक 1 बेटा असल में पहले IASs होते थे और अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होती थी तो SIC आया करते थे, जैसे आपने SIC 32 पढ़ा था, ठीक है। फिर जब से IFRSs अब आने लग गए तो IFRSs आने लग गए तो अब जो कोई इंटरप्रिटेशन कोई क्लैरिफिकेशन आए तो उसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी जो है वो इशू करती है। तो इफ्रिक 1 जो है वो आप पढ़ रहे थे, जैसे SIC 32 वो क्या था, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी होती थी पहले, बस नाम बदल गया ना उसका भी, ठीक है। तो जो आपने वेबसाइट कॉस्ट पढ़ा था वो SIC 32 था। अब IFRSs चूँकि आ रहे हैं, अब नया स्टैंडर्ड IAS नहीं आते, IFRSs आते हैं। तो इसी तरह से क्लैरिफिकेशन कोई आए, किसी चीज़ के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, जैसे कि प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग का IAS 37 आपने सारा पढ़ लिया, कोई ज़्यादा क्लियर उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं थी, तो उसके ऊपर फिर ये इफ्रिक 1 आया था जिसने आपको वो अकाउंटिंग सिखाई है जो अकाउंटिंग आपने पढ़ ली है, पढ़ी थी कि कॉस्ट मॉडल है तो प्रोविजन के अंदर चेंज आए तो एसेट को हिट करेगा, और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है तो प्रोविजन का चेंज एसेट को हिट नहीं करेगा। याद है ना, लाल पीला नीला केड़ा सी, लाल और नीला सी, ठीक है। चले, तो ये आपने इफ्रिक 1 थ्योरेटिकल डिस्कशन इसकी है। इफ्रिक 1 क्या है जी? प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग लायबिलिटी। इसमें कहता है इफ्रिक 1 द इंटरप्रिटेशन अप्लाइज टू चेंजेस इन मेजरमेंट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग डी कमीशनिंग या रिस्टोरेशन या सिमिलर लायबिलिटीज, ठीक है। डी कमीशनिंग भी कहते थे इसको, रिस्टोरेशन भी कहते थे, या इस तरह की कोई और आ जाए तो, ठीक है। दैट इज बोथ रिकॉर्डेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ PPE और पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज, ठीक है। मतलब लीज्ड एसेट के अंदर भी प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग को आपको याद है कि हमने ऐड किया करते थे। राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में हमने कहा था जी क्या क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू, ये PV ऑफ LP होता है, IDC होता है, और इंस्टॉलेशन होता है, और प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग होता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। इसी तरह से जैसे ओन्ड एसेट में PPE में डेबिट करके प्रोविजन क्रेडिट हुआ, ऐसे ही लीज एसेट के अंदर भी अगर कोई डी कमीशनिंग की आपके ऊपर लीगल लायबिलिटी है तो आप उसको राइट ऑफ यूज में डेबिट करके प्रोविजन में क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और अब वो कह रहा है असल में ये रिस्टोरेशन या सिमिलर लायबिलिटीज हैं, ठीक है। वो कहता है कि जी जो कि रिकॉर्ड होती हैं बोथ एज कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ PPE और राइट ऑफ यूज एंड आ लायबिलिटी, ठीक है। यानी कि आप क्या एंट्री करते होते थे, आप क्या एंट्री करते थे इन अकॉर्डेंस IAS 37, ठीक है। आप एंट्री करते थे PPE डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, ठीक है, ये उसने कहा है, ठीक है। PPE डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, या यहीं पर राइट ऑफ यूज भी हो सकता था, तो राइट ऑफ यूज डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, ठीक है जी। पेज 351 है जी, ठीक है। अच्छा, आगे वो कहता है द इंटरप्रिटेशन addresses how the effect of following events that change measurement of an existing DR and SL क्या है, DR है ये डी कमीशनिंग
रिस्टोरेशन या सिमिलर लाइबिलिटीज, बेसिकली इसकी बात कर रहा है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन एड्रेसेस हाउ इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स दैट चेंज मेजरमेंट ऑफ decommissioning या restoration cost a similar liability should be accounted for as a change in estimated outflow of resources embodying economic benefit required to settle obligation या change in current market based discount rate या an increase that reflects the passage of time। ये तीन ही तो चीज़ें थी बेटा, ठीक है। एस्टिमेटेड आउटफ्लो चेंज हो रहा है, मतलब मजदूरों को जो पैसे देने थे, मजदूरों के पैसे, इनमें कोई चेंज आ जाए, इसको डील करता है। या इंटरेस्ट रेट में चेंज आ जाए, ठीक है, इंटरेस्ट रेट का चेंज, ऐसे ही था ना। ये दो चीज़ें होती थी जो आपको चेंज इन एस्टिमेट्स को कहते थे। या तीसरी चीज़ क्या है, इंक्रीज दैट रिफ्लेक्ट्स पैसेज ऑफ टाइम। ये चेंज है, ये भी चेंज है, मतलब प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग के अंदर चेंज आ जाता था। अगर मजदूर ज़्यादा पैसे मांगते थे तो बढ़ जाती थी, कम मांगते थे तो कम हो जाती थी, तो इसमें चेंज आ सकता है। फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, तो प्रोविजन के अंदर चेंज है। लेकिन तीसरी जो चीज़ थी वो कोई भी वो चेंज नहीं होता था, वो सिर्फ इंक्रीज होता था। वो क्या था, वक्त गुजरने की वजह से इंटरेस्ट का आना, वो तो हमेशा ही प्रोविजन को बढ़ाता था, ठीक है। तो तीसरी चीज क्या है, इंक्रीज दैट रिफ्लेक्ट्स पैसेज ऑफ टाइम, मतलब जो आप एंट्री करते थे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, ठीक है। ये तो आप प्रोविजन क्रेडिट भी कर लेते थे, प्रोविजन डेबिट भी होती थी इसमें। प्रोविजन क्रेडिट चेंज होता था, चेंज इन एस्टीमेट, लेकिन ये चेंज इन एस्टीमेट नहीं होता था, ये सिर्फ क्या होता था, इंक्रीज होता था, ठीक है जी। यहां तक कोई मसला? अच्छा, अब अगर एसेट को आप होल्ड करते हैं, कॉस्ट मॉडल पर रखा हुआ है, ठीक है, तो डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट और प्रोविजन, दरमियान में कुछ भी नहीं होता था, ऐसे ही है। तो इसमें आपको इतना पता है, ये बातें तो आपको पता है, बस जो एडिशनल बातें थोड़ी बहुत है ना एमसीक्यूज के पॉइंट पे वो पढ़ा रहा हूं यहां पे, ठीक है, कि इसमें चेंज अगर आता था प्रोविजन के अंदर, ठीक है, तो प्रोविजन का बढ़ना, प्रोविजन क्रेडिट करके एसेट को डेबिट करते थे, या प्रोविजन की कमी, ये प्रोविजन का कम होना, डेबिट करके एसेट को भी क्रेडिट करते थे, ये चेंज आ जाता था। ये तो आपको पता है, ठीक है। अब इसने यहाँ क्या लिखा हुआ है, वो कहता है अगर एसेट को कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है तो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होगी, क्रेडिट प्रोविजन में और डेबिट एसेट में, ठीक है। इंक्रीज की एंट्री क्या है, ये क्रेडिट प्रोविजन, इंक्रीज इन लायबिलिटी ये एंट्री करते थे ना, प्रोविजन क्रेडिट और एसेट डेबिट, ठीक है। अच्छा, इन अबव केस वी में कंसिडर पासिंग एसेट थ्रू, क्या मतलब, ये असल में पढ़ाना था, ठीक है। क्या मतलब कि आपका एसेट प्रोविजन के बढ़ने की वजह से एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या हो रही है, बढ़ रही है, एसेट क्या हो रहा है, डेबिट। और आपको पता है कि इंपेयरमेंट टेस्टिंग के अंदर आपको रिकवरेबल अमाउंट और बुक वैल्यू को, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करना होता है। लेट्स से रिकवरेबल अमाउंट 180 थी और पहले कैरिंग अमाउंट 170 थी, तो इंपेयरमेंट नहीं थी, लेकिन आपके चेंज इन प्रोविजन की वजह से आपका एसेट बढ़ रहा है, कहीं इतना तो नहीं बढ़ गया कि इंपेयरमेंट आ गई। तो अगर आपकी इंक्रीज इन लायबिलिटी आए, और चूंकि इंक्रीज या डिक्रीज इन लायबिलिटी एसेट को छेड़ देता है, तो एसेट की लायबिलिटी की प्रोविजन के अंदर इंक्रीज जो है, जिसने एसेट को बढ़ाना है, अगर ये सिचुएशन आ रही है तो अप्रोप्रिएट है कि आप इंपेयरमेंट टेस्ट से भी एसेट को गुजार लें। अब ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, ठीक है, बात समझ आई? अच्छा, दूसरा केस क्या होता है जी, दूसरा केस क्या होता है जी, डिक्रीज इन लायबिलिटी। मैंने कहा जी अगर डिक्रीज हो लायबिलिटी तो उसकी एंट्री होती है प्रोविजन क्रेडिट और एसेट भी क्रेडिट। अब यहां पर एक सिचुएशन दूसरी आ सकती है, ये पहली सिचुएशन समझ आ गई, पहली सिचुएशन समझ आ गई है कि अगर ये काम है तो इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लो, और अगर ये काम है तो क्या करो, इसको बाद में पढ़ना। एंट्री तो समझ आ रही है ना, एंट्री क्या है, प्रोविजन डेबिट एसेट क्रेडिट, दोनों काम हुए, प्रोविजन डेबिट एसेट क्रेडिट। अब अगली लाइन नहीं पढ़नी, पहले जरा एग्जांपल देखो, एक सवाल है, क्वेश्चन बनाते हैं। सवारियां पूरी हो गई हैं वैसे, फाइनल अकाउंट शुरू करते हैं बस। अच्छा, एक एसेट है जनाब, उस एसेट की कैरिंग अमाउंट जो है
वो 70 रुपये, ठीक है जी। और प्रोविजन में जो डिक्रीज़ आया, प्रोविजन का जो डिक्रीज़ आया, कैरिंग अमाउंट 70 थी, प्रोविजन डिक्रीज़ हो गई जनाब हमारी लेट्स से 100 रुपये से। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। एसेट डेप्रिशिएट होते 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 कम हो चुका था और फिर प्रोविजन के अंदर एक डिक्रीज़ आया, बहुत ही ज़्यादा आ गया, ठीक है। शायद कोई ऐसी मशीन आ गई जो पहले 10 लाख मजदूरों को दे के हमने रिस्टोर करानी साइट, अब वो 1 लाख में हो जाएगा। बहुत ही कमी आ गई, एकदम से शदीद कमी आ गई। इतनी कमी आई, इतनी कमी आई, इतनी कमी आई कि अगर पूरी कमी को रिकॉर्ड करें प्रोविजन, डेबिट और एसेट क्रेडिट, तो एसेट तो नेगेटिव हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, नेगेटिव ही हो जाएगा। तो ऐसी सूरत के अंदर स्टैंडर्ड कहता है, ये फ्रिक कहता है सोल्यूशन, कि आपने क्या करना है, आपने प्रोविजन को तो डेबिट करना है 100 से ही, 100 की कमी जो है, ठीक है। और एसेट में पड़ा ही कितना है? 70, तो बाकी फिर हाँ, बाकी पीएनएल के अंदर आप बैलेंसिंग गेन ले जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा, जो अब आप कहते हो कि नहीं पढ़ानी। अब आप क्या, मैं कह रहा था 2 दिन से फ्रिक पढ़ा दूँ, फ्रिक पढ़ा दूँ, तो अभी इंशाल्लाह जब शाम में मिलेंगे तो अगला सफ़ा पढ़ रहे होंगे, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें हैं ऐसी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल समझानी है, लेकिन फिलहाल ये बात भी समझ आ गई। अब पढ़ लो, अब पढ़ लो। अगर डिक्रीज इन प्रोविजन है तो एंट्री तो होगी प्रोविजन डेबिट एसेट क्रेडिट, लेकिन अगली बात पढ़ो क्या कहता है। इन अबव केस, यानी अगर ये हो, इफ एसेट फॉल्स बिलो जीरो, अगर एसेट जीरो से नीचे जाने की तरफ चल रहा है, देन एक्सेस इज रिकॉर्डेड एज इनकम इन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और भाई समझ आ गई बात। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी हो तो अप्रोप्रिएट होगा, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लो, कैरिंग अमाउंट बढ़ रही होती है। और डिक्रीज इन लायबिलिटी हो तो ध्यान ये रखना, जीरो से नीचे ना जाने देना, नेगेटिव एसेट कुछ नहीं होता, मैक्सिमम क्या है, जीरो कर दो, एसेट खत्म हो गया। लेकिन उसके अलावा वाला प्रोविजन में तो कमी आ गई ना, उसके अलावा वाला कहाँ ले जाओ, पीएनएल में, ठीक है। इसकी पिक्टूरे ले लें, ये जनाब पेज 3। अगर एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे है, इफ्रिक 1 कहता है कि डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या है, खुशी है, हैप्पी हैप्पी। ये मैंने आपको बनाकर दिखाया था। नॉर्मल केसेस में प्रोविजन डेबिट सरप्लस क्रेडिट, और अगर पहले कोई लॉस आ रहा है तो प्रोविजन डेबिट, पहले वो लॉस क्रेडिट और बकाया बैलेंस सरप्लस में। और इंक्रीज इन लायबिलिटी है सैड, तो नॉर्मल केसेस में पीएनएल डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, और अगर कोई पहले सरप्लस पड़ा है तो पहले वो सरप्लस डेबिट पीएनएल प्रोविजन क्रेडिट कर देनी है, और बैलेंसिंग फिगर कहाँ फेंक देनी है। अच्छा, अब अच्छा जी, अब कहता है द चेंज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम चेंज इन प्रोविजन इज सेपरेटली आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्लोज। सरप्लस के अंदर चेंज आना, सरप्लस के अंदर ड्यू टू चेंज इन प्रोविजन। क्या सरप्लस में चेंज आता था प्रोविजन की वजह से? यही तो देख रहे हैं, ये देखें, सरप्लस में चेंज आया ड्यू टू चेंज इन प्रोविजन, सरप्लस में चेंज आया ड्यू टू चेंज इन प्रोविजन, सरप्लस में चेंज आया ड्यू टू चेंज इन प्रोविजन, है भाई। तो सरप्लस में जो चेंज आए ड्यू टू चेंज इन प्रोविजन, उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करो आइडेंटिफाई करके। मतलब जब आपने डिस्क्लोजर देना है तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज ड्यू टू प्रोविजन चेंज अलग बताना है, और सरप्लस के अंदर चेंज ड्यू टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन की वजह से जो इसमें चेंज आया वो अलग से बता देना, मतलब अलग लाइन आइटम डाल देना बस, ठीक है, जब डिस्क्लोजर बना रहे होंगे आप, ओके। यानी जैसे ओसीआई के अंदर भी आप लिखते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज, तो वो अलग अलग बता दें, ड्यू टू रीवैल्यूएशन, और दूसरी लाइन में अलग ड्यू टू प्रोविजन। ये सरप्लस का चेंज किस वजह से है, ये रीवैल्यूएशन की वजह से है या ये प्रोविजन के चेंज की वजह से है, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद कहता है जी, बल्कि मैं यूँ बना भी देता हूँ, हम मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस बनाया करते थे, आपको याद होगा, मूवमेंट इन सब नोट के अंदर, वो मूवमेंट इन सरप्लस दरअसल चेंज इन इक्विटी का भी सरप्लस वाला कॉलम ही एक तरह से होता है। तो मूवमेंट इन सरप्लस कह लो या चेंज इन इक्विटी के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम कह लो, उसके अंदर कैसे मूवमेंट होगी वो ये बताना चाह रहे हैं कि अलग अलग बताओ कि जी ओपनिंग बैलेंस है लेट से, ठीक है,
उसके बाद अरोज या एडजस्टेड जो है उसको आपने ऐसे हेडिंग बना के उसके अंदर अलग से बता देना है कि इसमें रीवैल्यूएशन की वजह से कितना चेंज आया है और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग की वजह से, डिसमेंटलिंग की वजह से, डीकमीशनिंग की वजह से कितना चेंज आया। ठीक है, तो अगर ये अलग अलग हैं तो अलग अलग बताओ। ठीक है जी। उसके बाद इसका ट्रांसफ़र है, तो ट्रांसफ़र टू रिटेन्ड अर्निंग्स आपको पता आया करता था, वो कट है, याद तो होता है। ठीक है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। तो तीसरी चीज़ है जनाब ट्रांसफर्ड टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ये माइनस हो जाया करता था, इसमें अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसने सिर्फ ये कहा है जो चेंज है वो अलग से बताओ और क्लोजिंग आ जाएगा। ये बात समझ आई है कि डिस्क्लोज अलग अलग करो का मतलब क्या है। ठीक है। नेक्स्ट जुमला पढ़ेंगे नोट्स में, ये इंपॉर्टेंट बातें छोटी छोटी हैं पर जल्दी जल्दी कर लें तो हर्ज कोई नहीं है। नेक्स्ट कहता है अ चेंज इन प्रोविजन इज एन इंडिकेशन दैट एसेट मे हैव टू बी रीवैल्यूड। ठीक है। एडजस्टेड डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एसेट इज डेप्ट, हाँ पता है हमें। Once related asset has reached the end of life, all subsequent changes in liability shall be recorded in P&L as they occur। ठीक है, ऊपर ही पढ़ के आए हैं। The periodic unwinding of discount मतलब interest expense is recorded in P&L as finance cost as it occurs। Capitalization of borrowing cost permit नहीं कर, मतलब वो ये कह रहा है कि इस इंटरेस्ट को आप ये ना कह देना प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग अनवाइंडिंग के इंटरेस्ट को ये तो बोरिंग कॉस्ट है, अगर क्वालिफाइंग एसेट तो उसमें ऐड कर दें। नहीं नहीं नहीं, ये उसके अंदर ऐड नहीं होना, बल्कि इसने हमेशा रिकॉर्ड होना है P&L में एज एन इंटरेस्ट एक्सपेंस, एज अ फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम टिप्स पढ़ लें जी। इफ इन क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन देन कन्वर्ट इट टू फ्यूचर वैल्यू, किया था ऐसे। ठीक है। इफ फेयर वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन नेट ऑफ डीकमीशनिंग जैसे दी होती थी, then you will add present value of restoration cost in it, and if question is silent then no need to add। अगर silent हो क्वेश्चन, जैसे वो net of restoration हम कहते थे, अगर वो ये बात ना कहे कि net of restoration है तो फिर यही समझेंगे कि इस revalued amount के अंदर restoration की cost, restoration की present value शामिल है। On revaluation date and date of change in estimate we will calculate remaining life। हाँ ठीक है, डेप्शन इसी तरह निकालते थे। Where revaluation of asset and remeasurement for provision for decommissioning occurs on the same date। ग्लैडिएटर वाला सवाल रेफर करिएगा। देन पहले क्या करो, प्रोविजन का चेंज ले लो और फिर रीवैल्यू कर लो। ठीक है, उससे जो आपने किया था, जो पार्ट भी मैंने दिया था उसका रेफरेंस भी यहाँ पे होगा। ठीक है। एडजस्टेड डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब ये है कि आपकी बुक वैल्यू थी, आपने एस्टीमेट चेंज किया तो ये बुक वैल्यू क्या हो गई, रिवाइज्ड। तो अब आगे आप इस रिवाइज बुक वैल्यू को लेकर डेप्रिसिएशन करते थे ना, तो ये एडजस्टेड बुक वैल्यू है। अच्छा, रीवैल्यू करते थे तब भी बुक वैल्यू को उठाकर ले जाते थे रीवैल्यूड अमाउंट पे, तो वो रीवैल्यूड अमाउंट डेप्रिशिएट होती, तो वो एडजस्टेबल डेप्रिशिएबल अमाउंट वो बन गई। यानी आप रिवाइज बुक वैल्यू या रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हैं तो वो कहलाती है आपकी एडजस्टेड डेप्रिशिएबल वैल्यू। हाईटेक लिमिटेड कंपनी है, इसका बाकी सवाल भी पढ़ लेंगे किसी वक्त, अभी आज आपने तो ये होमवर्क करना नहीं है, लेकिन जब भी पढ़ेंगे बाकी पढ़ेंगे। ये नोट मैं आपको बनवा रहा हूँ, ये 2 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा देखो ना, ये गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस में है, ये एडजस्टमेंट है। उसके बाद ये कोई सॉफ्टवेयर का मसला है, ठीक है जी, एडजस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म लोन की इंस्टॉलमेंट इतनी है, ड्यू है, एडजस्टमेंट है। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, ये इससे मैं आपको प्रोविजन और कंटिजेंसीज दोनों करके दिखाता हूँ। पढ़ो जी पॉइंट नंबर 4, जल्दी से पढ़ो। ऑन 18 जनवरी 14, अब देखो आगे 37 भी साथ ही चल पड़ा है। अ कस्टमर लॉज द क्लेम ऑफ 10 मिलियन फॉर गुड्स डिलीवर्ड इन नवंबर 13 बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू एग्रीड स्पेसिफिकेशन। अब आगे 37 है कि नहीं है, और अलग सवाल आता था, ये इसमें आ गया। HL's legal counsel anticipates that HL would be liable to pay approximately 3 million to settle the claim।
ठीक है। अब इसमें ना जनाब एक तो अभी मैंने जो नहीं सिखाया वो है प्रोविजन की मूवमेंट। ये इंशाल्लाह आप किसी दिन आपको ये जो मैंने 40 मिनट्स का कहा है ना कि मैं आपको मिलता रहूँगा एक्स्ट्रा क्लास के अलावा, उनमें किसी एक दिन ये काम होगा। अब क्या होगा, प्रोविजन की मूवमेंट बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। एनीवेज फिलहाल तो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, प्रोविजन की भी मूवमेंट बना करती है। ओपनिंग कोई भी नहीं थी, इसी साल केस हुआ है तो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट करते थे ना आप, तो ये हो जाएगा। और क्लोजिंग ये सारे का सारा पड़ा होगा क्योंकि अभी कुछ भी इसमें से सेटल नहीं हुआ। लेकिन ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये बनती है, पर ये बनानी क्यों नहीं है, क्योंकि सवाल ने रिक्वायर नहीं की हुई थी, लेकिन ये बनानी सिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन इतनी बात तो पता लग गई कि वो सारी कहानी आपको याद है जिसमें हमने कहा था कि अगर 3 मिलियन है तो इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड कर लो। मुझे ये यूँ लिखना नहीं चाहिए था, चलो खैर लिख दिया अब तो। यानी बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 मिलियन का आपने क्या करना है, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, यही सिखाया हुआ है ना। एक्सपेंस डेबिट, ओए भाई लिख ला भाई, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 3 से, ठीक है। अच्छा अगली बात, अब ये तो है एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट ना, ठीक है। तो बाकी उसने क्लेम कितना किया है भाई, उसने तो पूरे 10 मिलियन का क्लेम किया है, तो बाकी 7 मिलियन के बारे में क्या ख्याल है आपका। कोई आपको, अगर जज साहब ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया तो उसमें से भी आपको पेमेंट तो करनी नहीं पड़ेगी, क्या ख्याल है। तो आपके हाथ में नहीं है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है। जब रिलायबल एस्टीमेट ना हो या आपके हाथ में ना हो फैसला, तो आप उसको क्या कहा करते थे, कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो आपने यहां पर आके लेट्स से नोट नंबर 8 लिखा, कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स कहा था ना, कंटिंजेंसीज में आपने लिखा, ये कंटिंजेंसीज में लिखो कंटिंजेंट लायबिलिटी। मैंने कहा था कंटिंजेंट लायबिलिटी और आउटस्टैंडिंग गारंटीज आपने लिखनी होती है। तो फिलहाल कंटिंजेंट लायबिलिटी आई है ना, लिखो जरा जल्दी से लिखो, लिखो जी। कंपनी का नाम क्या है, द कंपनी, या वी हैव लिखो, वी डिड नॉट सप्लाइड गुड्स एज पर स्पेसिफिकेशंस। जिसकी वजह से साढ़े खिलाफ केस हो गया एज पर स्पेसिफिकेशंस। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसे कोई 2-4 लफ्ज लिख दो ना ताकि पता लग जाए कि लिखना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ कितने जी, ₹7 मिलियन। 10 में से 3 की तो आपने एक्सपेंस बुक कर लिया, आपको बड़ी उम्मीद है कि ये तो देने पड़ेंगे, लीगल काउंसिल कह रहा है, लीगल आपका जो बंदा है वो कह रहा है, ठीक है। तो बाकी 7 के बारे में क्या है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी तो है। अब जस्ट डिस्क्लोज किया आपको मसला। थोड़ी और अंग्रेजी लिखना चाहो तो मेरी तरफ से इजाजत है जी, बिल्कुल एतराफ़ जुर्म ही किया बेटा। जब केस चल रहा है और लीगल काउंसिल ये कह रहा है कि जी भाईजान आपने फड़े जाना है और 3 मिलियन देना पड़ेगा, तो मतलब आपने खराब चीज़ें तो की हुई हैं सप्लाई। आप यूँ लिख दो कि ड्यूरिंग द ईयर अ केस हैज़ बीन फाइल्ड फॉर यही वाली गुड्स नॉट एज पर स्पेसिफिक, तो वो आप लिख दो, लेकिन एतराफ़ जुर्म ही है, वी डिड नॉट सप्लाइड, केस चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही बस कुछ लिखनी अंग्रेजी लिख लो यार थोड़ी सी, आगे बढ़ो। एट 31/13 आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर एंड एग्रीमेंट फॉर कैपेक्स 65 मिलियन के हैं, तो इसका क्या कहेंगे, ये क्या है, कमिटमेंट्स में आएगा। ये क्या आएगा जी, कैपेक्स कमिटमेंट में आता है। यहाँ पे कोई आउटस्टैंडिंग गारंटी होती तो वो कंटिजेंसीज के अंदर एक और भी लिख देते, ठीक है। तो कैपेक्स के बारे में एज इट इज लिखो, आउटस्टैंडिंग। नहीं समझ आ नहीं है, पसंद आ रहा तो ऐसे लिख लो, ड्यूरिंग द ईयर। अब वो पूरी कहानी ड्यूरिंग द ईयर, वैसे ठीक ही था यार, ड्यूरिंग द ईयर a claim has been filed, a claim is filed for not supplying goods as per specification and there is a possibility of payment। अब ठीक है, सही है। अब ये पूरा कर लेना, जगह ऊपर कम है, फिर अब मैंने कहा था शॉर्ट बस बता दूं कि आपने लिखना है। अच्छा जी, हाँ भी ऊपर से कॉपी पेस्ट करो, आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर्स for capital expenditure
ये मैंने ऐसे लिख दिया, आपने पूरा लिखना है, अमाउंटेड टू रुपीज, लो ये जनाब आपका कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स का नोट है। अब आप जब ये सवाल कर रहे होंगे तो आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए आप जब एसेट्स से शुरू करते हैं, हम आजकल एसेट्स लिखते हैं ऊपर यहाँ, ठीक है, बस ठीक है, एसेट्स की साइड से चलेंगे, नॉन करंट एसेट्स आएंगे, करंट एसेट्स आएंगे, फिर इक्विटी आएगा, फिर लायबिलिटीज आएगा, तो सबसे एंड पे आकर सबसे एंड पे आकर लायबिलिटीज के भी एंड पे आकर, यानी जहां पे आपकी बैलेंस शीट जो है उसने खत्म होना है, वहां पे आपने लिखना है कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, ठीक है जी। और नोट नंबर चलो मैंने 2 बना दिए हैं तो 8 और 9 कर दो, ठीक है। और यहां पर कुछ भी नहीं लिखना आपने, यहां पे आपकी बैलेंस शीट खत्म हो रही होगी, डैश लगानी है इसके आगे, ठीक है, ओके डन। ये सवाल जब भी आप करेंगे, आज नहीं होमवर्क में दे रहा, फिर किसी दिन दूंगा, उसमें फिर बस कुछ भी नहीं होगा, तो नोट 8 और 9, ओके, सही है। चल यार तुम कहां से बीच में आ गए हो, बच्चों ने तस्वीर बनानी है, बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे कि की हो रहा है 9:30, ये जी। अच्छा एक मिनट रिक्वायरमेंट जरा पढ़ें, एक मिनट, नहीं दोनों ना बना दे, प्रोविजन की मूवमेंट नहीं बनानी थी इसमें, क्योंकि कहता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 13, ये जो आपने बनानी है, ये एज ऑन 31 दिसंबर 13 आपने बनानी है, along with a note on contingencies and commitments in accordance with requirements of Companies Act and IFRS's। इसके अलावा कोई और नोट मांगा ही नहीं था उसने, इसलिए और कोई नोट देने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स का नोट देना था, ठीक है। बाकी सारा सवाल नॉर्मल है, सिर्फ एक ही नोट था, और कंपनीज एक्ट वाला नोट हमने मतलब जो उसने कहा था उस तरह जी। चलें जी, अब ऐसा करते हैं, आ जाए जरा बकाया जात को पूरा करते हैं। जरा आइए ना जी, अब देखें मिसाल के तौर पे ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी हम देख रहे थे, इसको तो साइड पे करो ना, राशि बहुत लग गया। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये भी टिक हो गया, ये भी टिक हो गया, ये पहले से पढ़ा हुआ था हमने, आइए स्टैंड जब पढ़ रहे थे तब पढ़ लिया था ये, ठीक है, मैंने आपको वहां से दिखाया भी था, यही है ना। उसके अलावा देखो तो ये सब टिक है, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने, सभी पढ़ लिया। अब फाइनेंस कॉस्ट है, ठीक है, मार्कअप अलग से, ये हमने BSZ वाले सवाल के अंदर करके देखा था कि आपने शॉर्ट टर्म लोन का इंटरेस्ट अलग रखना है। हाँ, तो जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वाले नोट्स हैं वो तो हमने पहले कर लिए थे ना सवालों में, ठीक है, तो ये कोई मसला नहीं था। ये देखो एडमिन एक्सपेंसेस का नोट, सैलरीज वेजेस ऑलरेडी किया हुआ है हमने, ऐसे ही है ना। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इसमें भी ऐसे ही था। फिर अदर इनकम, ये PNL वाले हैं, इनको छोड़ो, इनमें कोई मसला नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल ऐसे ही किया था, सेल्स ऐसे ही किया था। ये अभी हम कर कैश एंड बैंक क्या है, सवाल BSZ वाले में किया था, करंट और सेविंग अलग अलग रखो, बल्कि कैश मैंने कहा था ले लेना, से सारे इकट्ठे आ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स, अदर प्रोविजन, ये सारा कुछ हमें आता है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, ये स्टॉक जितनी किस्म का हो अलग अलग कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, PPE पढ़ा है, और ये हमने नहीं पढ़ा, हमने कहा इसको क्या पढ़ना। कंटिंजेंसीज, कमिटमेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ट्रेड, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप कैपिटल, यानी 3 से ऑनवर्ड्स तो सारे ही हमने देख लिए एंड तक। लेकिन इससे पीछे भी 2 सफ़े भरे पड़े हैं भाई। ये नोट्स तो यहाँ से शुरू हो रहे हैं, नोट्स तो यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ये देखो, ये क्या है, बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, चेंज इन इक्विटी है, और नोट्स शुरू हो रहे हैं। और नोट्स में 1 से लेके 2.3.11 तक पता नहीं क्या लिखा हुआ है, उसके आगे वाले तो हमें सब आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कहानी कुछ इस तरह से होती है, ये तरतीब यूं होती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। सबसे पहले आपको नज़र आ रही होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट ही लिख देता हूँ, बैलेंस शीट। फिर आपको नज़र आ रहा होता है PNL, OCI जो भी हो, ठीक है। फिर आपको नज़र आ रही होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो भी होती है, फिलहाल छोड़ो उसको, यहाँ पे नहीं, आप टेस्ट नहीं करता। फिर आपके पास, चलो लिख देता हूँ, कैश फ्लो नज़र आ रही होती है, ये होती नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। और 5वां कंपोनेंट आपका होता है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
ठीक है जी, ये कहानी है असल में जो शायद क्लियर नहीं हो पा रही थी, इसको अब क्लियर करते हैं जरा, ठीक है। तो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहला नोट होता है लीगल स्टेटस एंड नेचर, ठीक है जी। इसके बारे में लिखें, डाटा हो तो बना देना। खत्म करें ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी, ये पेज 604 पे है, ठीक है। और क्या होगा, सिंपल जो लिखा होगा वही लिख देना, मुफ्त के नंबर है। तो अगर सवाल में डेटा होगा, जैसे भी बनाने वाले सवाल में पढ़ाया, डेटा होगा तो लिख देना है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, एक मिनट, जैसे यहां पे लिखा हुआ है नेस्ले पाकिस्तान दा कंपनी, जिसको हम आगे दा कंपनी कहेंगे, वो कह रहे हैं पहली लाइन में कह दिया उन्होंने, नेस्ले पाकिस्तानी बार बार कहेंगे, दा कंपनी कहा करेंगे, ठीक है। is a public limited company incorporated in Pakistan and shares are quoted on Pakistan stocks and principally companies engaged in manufacturing and sale of dairy, nutrition, beverages, food and blah blah blah. Register of the company Islamabad. Data given हो तो बना देना, कोई मसला। सेकंड नोट होता है जी बेसिस ऑफ प्रेपरेशन और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज की समरी, ये बेसिकली दो चीजें, ठीक है। तो 2.1 के अंदर आपको बेसिस ऑफ प्रेपरेशन की दो चीजें नजर आएंगी, उसमें ये चीजें हैं, यानी कि बेसिस ऑफ प्रेपरेशन जो होती है इसमें दो चीजें होंगी। बेसिस ऑफ प्रेपरेशन में जनाब दो चीजें होती हैं, एक होती है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। क्या होती है जी, जिसमें हम लिखते हैं दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कंपनीज एक्ट एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, ठीक है जी, ओके। और दूसरी चीज इसके अंदर हमने बतानी होती है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। बहुत सिंपल सी बात है कि आपने अकाउंटिंग कन्वेंशन, जरा होल्ड कीजिए भाई, जरा कराइएगा, चला गया जी। अकाउंटिंग कन्वेंशन तो आपको 2.1 में मिला करेगा स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस और 2.2 में मिला करेगा अकाउंटिंग कन्वेंशन, और 2.3 में यहां पर मिलेगा आपको ये अपनी पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं, मैंने आपको इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से समझा दिया, ठीक है। अब ये पहले दो पॉइंट्स भी बड़े आसान हैं, जैसे कि 2.1 पढ़ें, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस में कहता है दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। द अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल इन पाकिस्तान कंप्राइज ऑफ IFRS इशूड बाय IASB एंड प्रोविजन एंड डायरेक्टिव्स इशूड बाय कंपनीज एक्ट। कंप्लायंस स्टेटमेंट, ठीक है। इसको जरा आसान रख सकते हैं, अगर वो कहता है कि ये बनाओ, ये भी कहेगा तो बनाएंगे, तो सादा रख लेंगे। आप यूं लिख देंगे दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल IFRS इन पाकिस्तान एंड कंपनीज एक्ट, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस बन गई, ठीक है। उसके बाद आती है जी बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि अकाउंटिंग कन्वेंशन। दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन एक्सेप्ट जिनको रीवैल्यूएशन पे रखा हुआ है आपने। ये है जनाब इसकी अकाउंटिंग कन्वेंशन, ठीक है। तो ये दो चीजें बड़ी आसान है, ठीक है। अब इनके बारे में या ये बेसिस ऑफ प्रेपरेशन या समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, इनमें से जब तक आपसे मांगे ना तब तक नहीं बनाना, यानी अगर मांगे तब बनाना। इसी वजह से तो आज तक हमने ये बनाए नहीं, हर सवाल में आपको लिखा हुआ मिलता था कंपैरेटिव भी नहीं चाहिए और नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज भी नहीं चाहिए, यानी ये नोट असल में थे जो वो कहता था ना बनाओ, लेकिन अभी तक नहीं मांगे तो मांग भी सकता है, तो बताना तो जरूरी है आपको कि अगर आ जाए तो ऐसे दो चार लाइन लिख देना ताकि उसको आइडिया हो, एज इट इज लिखने की कोई जरूरत नहीं, आइडिया हो कि पॉलिसी नोट्स होते क्या इनको पता है, ठीक है। तो ये हमारी कहानी चल रही थी कि पहला आ गया लीगल स्टेटस का नोट, दूसरा होगा बेसिस ऑफ
preparation, basis of preparation and summary of significant accounting policies. ठीक है, जिसके अंदर आपको पता लग गया है बेसिस ऑफ प्रेपरेशन में दो चीजें होंगी, एक कंप्लायंस स्टेटमेंट और दूसरी बेसिस और कन्वेंशन. ठीक है, और तीसरी चीज होगी इसके अंदर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज की समरी. अब ये क्या मुसीबत है, इसको ही देखने लगे हम. ठीक है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में 2.3 में शुरू हुआ और आगे फिर उसने बताना शुरू कर दिया बेटा ये वही बातें हैं जो आपको पता होती हैं, जैसे कि PPE एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड इज स्टेटेड एट कॉस्ट लेस एक्सपेंडिचर एंड इम्पेयरमेंट लॉस. कॉस्ट इन relation to self-considered asset include direct cost of material labor. Deduction is charged to P&L. Residual value are reviewed or life are reviewed each year. Deduction on addition is charged from a month in which asset is started using asset and stopped when asset is derecognized. Repair and maintenance charge to P&L. Gain and losses are charged to P&L. recorded in P&L. मतलब क्या है, PPE के बारे में मोटी मोटी आपकी पॉलिसीज क्या हैं वो बताएं. अब ये सारी बातें आपको पता हैं. अब अगर आपको सवाल के अंदर वो लफ्ज लिख दे कि रिक्वायर्ड है नोट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज भी, तो यू कह दे कि प्रिपेयर करो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाओ अलॉन्ग विद रेलेवेंट नोट्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसी नोट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड, तो फिर आपके पास जो आपके आइटम्स आ रहे हैं ना, पीपीई आ रहा है, कोई ऐसे ही आपका कोई राइट ऑफ यूज आ रहा है आपके सवाल में, कोई ऐसे ही आपका डेफर्ड टैक्स आ रहा है, तो कुछ ऐसे ही 3-4 आइटम्स के बारे में एक एक दो लाइनें लिख लो, आइडिया हो उसको कि यार इसको पता है, वरना ये कॉपी पेस्ट वाली चीज होती है भाई, कहां से स्टैंडर्ड से उठा के हमने छापे होते. तो बस ऐसे है कि अगर वो पॉलिसी नोट्स मांग ले तो आपने ये हर बार इस चैप्टर को रिवाइज करते हुए ना ये पॉलिसी नोट्स यहां से जस्ट रीड करने हैं, ताकि जब पर्चे में वो मांग ले तो आप इनमें से 2-3 आपके जहन में अब आ गए, अभी से आ गए. अगर पीपीई मेरे बैलेंस शीट में पीपीई पड़ा है और वो मुझे कहता है सवाल के अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी के नोट्स भी बनाओ, तो मैं कहूंगा अच्छा पीपीई के बारे में 2-4 बातें बतानी है ना, कि डेप्शन को पीएनएल में लेके जाते हैं, गेन लॉस को पीएनएल में लेके जाते हैं, एडिशन के दिन से डेप्शन स्टार्ट करते हैं, डिस्पोजल पर रोक देते हैं, और लैंड और बिल्डिंग को रीवैल्यूएशन मॉडल में रखा, बाकी सबको कॉस्ट पे रखा, 2-4 बातें बतानी है, आइडिया हो गया. ठीक है, तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी के नोट्स हैं. इनटेंजिबल का उसके चैप्टर में पढ़ाया था, याद है, वॉल्यूम 1 में, तो टेस्ट में भी आया था. लीजेस के बारे में छोटी 2-3 लाइनें. कंपनी रिकॉर्ड्स अ राइट ऑफ यूज एंड लीज लायबिलिटी at commencement date except short term lease and low value. The lease liability is initially measured at PV of LP discounted using interest rate implicit and ये अगर ना निकल सके तो इंक्रीमेंटल बोरिंग. अब ये 2 लाइनें आपको पता लग गई कि ये लिखी जा सकती हैं, ये आपको पता है. अब अगर आपके सवाल में राइट ऑफ यूज भी पड़ा है बैलेंस शीट में, आपके सवाल में आया है और उसने कह दिया अकाउंटिंग पॉलिसी के नोट्स भी बनाओ, तो आपने ये 2 लाइनें लिख देनी है. लिखनी कहां पे है, अब आपको तरतीब भी समझ आ चुकी है. ओके कि पहले बैलेंस शीट फिर इनकम स्टेटमेंट, जब नोट शुरू होता है तो पहले लीगल स्टेटस और नेचर, फिर कन्वेंशन और स्टेटमेंट कंप्लायंस आ गई, और उसके बाद पॉलिसी नोट शुरू होते हैं, और उसके बाद नोट नंबर 3 आया था शेयर कैपिटल वाला, यानी कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट से लिंक होने वाले, मैच होने वाले नोट्स उसके बाद शुरू होते हैं. तो ये यहां से बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, जैसे स्टॉक इन ट्रेड को लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे रखते हैं और फिनिश गुड्स को वेटेड एवरेज पे रखते हैं. कोई ऐसी बात है जो आपको पता ना हो, आइडिया हो गया कि अकाउंटिंग पॉलिसी के नोट्स कहते किसे. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने कौन सी यूज की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, वो लिख के बताना है यूजर को. ठीक है, ट्रेड डेट्स आर कैरिड ऑन ओरिजिनल इनवॉइस, बैलेंस आर रिटन ऑफ व्हेन दे बिकम इरिकवरेबल. कैश इन कैश इक्विवेलेंट जो है वो कॉस्ट पे पड़े होते हैं, ट्रेड एंड द पेपर्स इनिशियली कॉस्ट पे होते हैं. टैक्सेशन के बारे में कहता है करंट भी है और डेफर्ड टैक्स भी है. इसमें करंट क्या होता है, डेफर्ड क्या होता है, पढ़ लो एक दफा. रेवेन्यू रिकॉग्निशन, सेल को रिकॉर्ड करते हैं जब कंट्रोल ऑब्टेन कर लें, और सर्विसेज रेंडर करते हैं तो सर्विस का रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं. बोरिंग कॉस्ट के बारे में एक लाइन आगे, डिविडेंड. थोड़ा सा आइडिया दिया आपको कि अगर वो पॉलिसी के नोट्स, अकाउंटिंग पॉलिसी के नोट्स मांग ले तो आपको इनमें से ये है ना 11 है ना 11, ठीक है, तो 11 में से कोई 1-2 याद रह जाए, 1-2-3 याद रह जाएं, बस वही लिख दोगे ना तो उसको आइडिया हो जाएगा कि पॉलिसी नोट्स इसको पता है कि क्या होते हैं और कहां आते हैं. बस इनफ काफी है. अव्वल तो आज तक मांगा नहीं उसने, बहुत कम चांस है, तो मांग ले तो फिर ठीक है. तो इसका मतलब यहां पर कहानी चलेगी. तो ये जो आपका ना बेसिकली अगर मैं यूं कहूं कि 3 से 16 ये तो हो गया 2 एंड तक चलता गया. उसके बाद नोट्स में 3 to 16 देखो जरा चेक करो. 3 पे शेयर कैपिटल शुरू हुआ था और 16 तक चलता गया है.
16 तक चलता गया बैलेंस शीट, ऐसा ही है। तो 3 से 16 तक वो नोट्स हैं जो आपके बैलेंस शीट से मैच हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 17 से लेकर 20 कितने तक इनकम स्टेटमेंट वाले, इनकम जो मैच कर रहे हैं 24, ये आपके आ गए इनकम पीएनएल वाले। उसके बाद 25 से जो चले थे कहां तक गए, 31 तक, 2 भी कह लो ना, अगर 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 सेगमेंट वाला कह भी लो तो वो सब के सब ऐसे हैं जो अदर डिस्क्लोजर्स हैं, जो कौन से हैं, जो किसी चीज से मैच नहीं करते, ठीक है। तो ये असल में आपके सामने पिक्चर होनी चाहिए, ये असल कहानी है, ठीक है। तो हमने ये बनाना सीखा, ये बनाना सीखा, ये बनाना हमें पहले से ही आता है, सवाल में आकर देख लेंगे, ये इस सवाल में आ नहीं रहा। उसके बाद हमने ये नोट्स भी बनाने सीख लिए, बैलेंस शीट वाले, इनकम स्टेटमेंट वाले और अदर डिस्क्लोजर्स, चाहे वो हमारे स्टैंडर्ड्स ने कहे, चाहे वो कंपनीज एक्ट ने कहे, सब बना लिए थे। ये सिर्फ रहते थे 1 और 2, तो 1 तो बहुत आसान निकला, 2 भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बेटा आपको यहां से इन डिस्क्लोजर्स को याद करना नहीं है, याद रखना है। मतलब जब कभी ये चैप्टर पढ़ने आओ ना, तो ये वाले नोट्स को एक दफा रीड कर लेना, जो अकाउंटिंग पॉलिसी के नोट्स हैं, जस्ट रीड कर लेना। और आपको अगर पर्चे में मांग ले अकाउंटिंग, वो सबके मांगेगा भी नहीं, वो करेगा भी तो ऐसे ही करेगा कि आपको कहेगा बैलेंस शीट बना दो, जैसे अभी उसने देखा था कंटिजेंसी एंड कमिटमेंट्स का सिर्फ नोट बनाओ, ऐसे ही वो कह सकता है बैलेंस शीट बना दो और अकाउंटिंग पॉलिसी के नोट्स बता दो, सिर्फ पीपीई के बारे में या सिर्फ राइट ऑफ यूज के बारे में, किसी एक आधे के बारे में पूछेगा ताकि उसको आइडिया हो कि इनको पता है या नहीं। सारे नहीं पूछ सकता, बहुत वॉल्यूमनस हो जाते हैं, पूछ भी लेगा तो 1-2 लाइनें तो समझ आएगी कैसे लिखनी है। तो जब भी रिवाइज करने आओ ना, इन नोट्स को एक नजर बस डाल के गुजर जाना, और कुछ नहीं। ओके, पेज 601 पे तशरीफ लाएं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है रीफाइनेंसिंग। ईयर एंड जनाब 31 दिसंबर 20 है हमारा, और उससे अगला ईयर एंड होना है 31 दिसंबर 21 पे, ठीक है। हम मौजूद हैं इस वक्त यहाँ पे, और हमारे पास एक लोन है, हमारे ऊपर एक लोन है, जो लोन सारे का सारा अगले 1 साल में पे करना है, हमने ड्यू हो चुका है। यानी इस दिन खड़े होकर मैं उस लोन को क्या कहूँगा, ये करंट लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने यहां खड़े होकर बैंक से मुआयदा कर लिया, इस वक्त तो ना ये अभी यहां पे फाइनेंस मेरे हाथ में होती है, ऐसे ही है। तो यहां पे खड़े होकर मैंने बैंक से ये मुआयदा कर लिया कि जो लोन मैंने मिसाल के तौर पे यहां पे करना था, उसको मैंने यहां पे करना है, और बैंक मान गया, तो क्या करूं, इसको करंट लायबिलिटी से नॉन करंट में ले जाऊं, IAS 10 नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि रीफाइनेंसिंग कब मिली है मुझे, हम ईयर एंड पे आकर देखें तो ईयर एंड पे तो ये रीफाइनेंसिंग नहीं थी, यानी इसको अभी भी कहाँ शो करना है। यानी अगर यूं होता ना, मैं यहाँ पे खड़े होकर मैं बैंक के पास चला जाता, बैंक ये जो लोन मैंने यहाँ पे करना है, ठीक है, बल्कि यूं कर लें, मैं 2020 से लेके आता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे खड़े होकर हम कहते हैं कि यार जो लोन हमने पे करना था इधर, ठीक है, वो कहाँ पे खड़े होकर बात, यहीं से सही साल से सही चल रहा था, यहाँ पे खड़े होकर डिसाइड हो गया कि भाईजान जो लोन हमने देना था अगले साल में, वो हम पे करेंगे उससे भी अगले साल, ठीक है। ये यूं है कि जो लोन हमने पे करना था अगले 1 साल में, वो अगले 1 साल के बाद पे करेंगे, ठीक है जी। यानी कि यहां खड़े होकर तो ये करंट था, यहां खड़े होकर तो ये लोन क्या था, करंट था, लेकिन हमने साल एंड होने से पहले बैंक से ये मुआयदा कर लिया कि अब ये क्या है, नॉन करंट। तो हमने बैंक से कब रीफाइनेंसिंग ले ली, तो इसको क्या कहेंगे, एडजस्टिंग इवेंट है। तो 31 मार्च से पहले ये पता लग गया, तुम्हारे साल में पता लग गया था ना, ये मामला हो गया, ठीक है। लेकिन ये बात समझ आई नहीं, मैं समझाता हूं, फिर समझाता हूं। ये देखो, हमारा एक लोन है जिसने लेट से नवंबर 21 में पे हो जाना है, तो जहां हम खड़े हैं वहां पे खड़े होकर ये करंट लायबिलिटी में आएगा। लेकिन हमने क्या किया,
हमने 31 दिसंबर से पहले बैंक से जाके कहा यार बैंक पैसे नहीं है, मेहरबानी करो रीफाइनेंसिंग कर दो, उसने कहा ठीक है ये कर लो। तो ये जो बैंक से रीफाइनेंसिंग करवाई, रीफाइनेंसिंग कहते हैं रोल ओवर करवा लेना अपने लोन को, पाकिस्तानी करवाता रोल ओवर करवा लेना। तो रोल ओवर अगर हम करवा लें और वो हो जाए मुआहदा हमारा 31 दिसंबर से पहले, तो फिर तो हम इसको नॉन करंट कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिचुएशन यूं हो, ये लाल नुक्ता देखना, अब लोन रीपे होना था यहां पर, हम बैंक के पास गए यहां पर कि हमारा लोन रीफाइनेंस कर दो, बैंक ने कर भी दिया। तो इधर खड़े होकर जो बैंक से बात हुई है, तो क्या इसको एडजस्टिंग इवेंट कह सकता हूं? इसको नहीं कहेंगे, हम अपने लोन को करंट में ही शो करेंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको आपको मैं पढ़ाता हूं अब, फिर उसके बाद देख लेते हैं। पढ़ो। इट विल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट। कब क्लासिफाई होगा एज नॉन करंट? इधर देखो, तस्वीर दोबारा देखो कि जो लोन पे होना था इधर, हमने 31 दिसंबर से पहले बैंक से कहा कि हमें ये रोल ओवर कर दो इधर। तो ये जो काम आपने ईयर एंड से पहले कर लिया ना, ये कर लिया अगर आपने, तो आपको क्लासिफाई करने की इजाजत है इस लोन को अब नॉन करंट में। पढ़ो। द एग्जिस्टिंग लोन एग्रीमेंट इंक्लूड्स, एग्रीमेंट में शामिल है ये ऑप्शन। पहली बात तो ये। अच्छा ये अब देखो ना, अब वो स्टैंडर्ड की बातें हैं ना, ठीक है। तो क्या है जी, आपके लोन के एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि अगर कोई मसला होगा तो यार आ जाना देख लेंगे, तो ऑप्शन मौजूद था, इसमें ऑप्शन मौजूद था। दूसरी बात, और द ऑप्शन एनेबल्स अ डिले ऑफ पेमेंट बियॉन्ड, और ये ऑप्शन एनेबल करता है एक 12 महीने का डिले करने का ऑप्शन है अवेलेबल, मतलब एनेबल कर रहा है। पहली बात, लोन में रीफाइनेंसिंग का ऑप्शन है जो कि एनेबल करता है 12 महीने का डिले। भाई देखो, रीफाइनेंसिंग का ऑप्शन तो 6 महीने का भी हो सकता है तो अगर 6 महीने का मिसाल के तौर पे यहां रीपे होना था, 3 महीने का रोल ओवर कर दें वो तो फिर भी यहीं पे ही है। तो ऑप्शन क्या है, रोल ओवर करेंगे, और वो ऑप्शन एनेबल करे रोल ओवर करना मोर देन 12 मंथ्स के लिए एनेबल कर रहा हो, यानी कि 12 महीने रोल ओवर करने का ऑप्शन देता हो। और द ऑप्शन इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ, हमारे बस में हो, यानी कि बैंक ने क्या कहा था लोन देते हुए, यार ले लो लोन, को मसला होगा तो साल डेढ़ के लिए और हम इसको रोल ओवर कर देंगे, आपके ऑप्शन पे रखते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। और उसके बाद एंटिटी एक्सपेक्ट कर रही है टू रीफाइनेंस और रोल ओवर, एंटिटी ने जो है वो एक्सपेक्ट किया कि वो रीफाइनेंस या रोल ओवर करवा लेगी, ठीक है। तो ऐसी सूरत के अंदर आप क्या कर लोगे, लेकिन ये सारी बातें तो हैं अभी आधी। वो कह रहा है रीफाइनेंसिंग का ऑप्शन हो जो 12 महीने से ज़्यादा डिले करने का आपको ऑप्शन देता हो, और ये आपके डिस्क्रिशन पे हो, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप रोल ओवर करवाएंगे। अभी भी बात पूरी नहीं हुई, एक एंड भी है, बोल्ड वाला एंड, यानी ऊपर वाली बात के साथ ये होना भी ज़रूरी है। और वो क्या है, एंड द एग्रीमेंट अलाउिंग ब्ला ब्ला इज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, ओह सॉरी, एन एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड बिफोर ईयर एंड। तो अगर ये एग्रीमेंट बिफोर ईयर एंड ऑब्टेन हो गया है, जो कि अलाउ कर रहा है आपको कि आप इसको बियॉन्ड 12 मंथ ले जाएं, तो फिर इसका क्या कर लो, इसको क्लासिफाई कर लो एज आ, तो इफ दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड ऑल्सो दिस इज प्रेजेंट, कि बिफोर ईयर एंड ले लिया। लेकिन अगर एग्रीमेंट, इफ, अगली बात पूरी उस तरह से थी, ऑप्शन सब था, लेकिन इफ ऑप्शन अलाउइंग रीपेमेंट टू डिलेड फ्रॉम रिपोर्टिंग, ये यहां से इतना लंबा ना पढ़ो इधर, इफ द एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिपोर्टिंग डेट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय डिस्क्लोजर, बाय डायरेक्टर्स, डिस्क्लोजर देना है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन एडजस्टिंग, दिस विल बी क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटीज, लेकिन इसको डिस्क्लोज कर देंगे कि हमें रोल ओवर मिल गया है। वही वाली बात एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग, ठीक है ना। तो करंट लायबिलिटीज में ही रखोगे, ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, और इसको सिर्फ डिस्क्लोज करो। नॉन करंट में रख लेना अगर आपने ईयर एंड से पहले ये ऑब्टेन कर लिया है। मेरे ख्याल में बात समझ आ गई, ठीक है, और सही है। तो प्रिपेयर प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज नोट फॉर इंक्लूजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एमपीपी फॉर द ईयर 31 दिसंबर 16, और एक्सट्रैक्ट्स बनाएं प्रॉफिट एंड लॉस के भी। अब ये आई कैप का क्वेश्चन बैंक का सवाल है,
तो इसका मतलब प्रोविजन का नोट आज तक मांगा नहीं है, मांग तो सकता है, सिलेबस में तो है, तो ये बना लेना चाहिए। ठीक है, आपको IAS 37 आपको इस इन 3 एडजस्टमेंट में से किसी एडजस्टमेंट में इतना सा भी मसला नहीं होना, इतनू सा भी मसला नहीं होना, बस उसको जरा जैसे पढ़ा था उसको नोट की फॉर्म में करना आता हो। तो 10 मिनट का मेरा टारगेट है, 12 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं लगाने। ठीक है, तो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो MPL मुल्तान पेट्रोलियम, MPL बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, ऐसे हमने किया अभी तक कुछ भी नहीं है। नोट्स टू द, सवारियां पूरी कर रहे थे, अड्डे पे ही हारन बजाई जाता था, गाड़ी कभी आगे करता था कभी पीछे करता था। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अभी भी सवारियां पूरी नहीं हुई, हारन बजा रही है गाड़ी, पक्का टाइम है? हल्की हल्की रेड लो भज के आप ही बह जाएंगे। फॉर द ईयर एंडेड, जी बेटा ईयर एंड बोल दो मुझे, 2016, ठीक है जी, ये जनाब नोट है। अच्छा, नोट का कोई नंबर बता दो, 7 कर लेते हैं, बड़े दिन हो गए 7 नहीं लिखा। और प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज उसने बोला है, मतलब क्या होगा इसका? प्रोविजंस वो होती हैं जो हमने एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट एंट्री की है, और कंटिंजेंसीज वो होती हैं जो एंट्री नहीं की, प्रोबेबल वाला डिस्क्लोज, कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट एसेट भी होगा तो यहीं पे ही कर देंगे, कंटिंजेंसीज में दोनों तरह की चीज़ें आ जाती हैं ना, तो ठीक है दोनों कर देंगे। तो प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज, तो फिर अगर कंटिंजेंसीज इधर लिख देंगे तो फिर वो जो कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स हैं उसमें सिर्फ कमिटमेंट्स लिख देंगे, तो अपने डिस्क्लोज ही करना होता है ना, या यहीं पर इकट्ठा ही काम कर देंगे, जो कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स होती हैं उसी के साथ ही प्रोविजन तो असल में आपकी बैलेंस शीट में नजर आ रही होती है ना, कंटिंजेंसीज के सामने डैश लगी हुई थी, तो वो कंटिंजेंसीज अगर आपने अलग वहां बताई हुई है तो फिर यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं होगी। यानी प्रोविजन का नोट इधर आ रहा है और प्रोविजन के अंदर जो प्रोविजन फॉर लिटिगेशन आ रही है उसकी अंग्रेजी आपने कंटिंजेंसीज में लिख दी है तो भी ठीक है, इसके नीचे लिख दिया तो वहां ना लिखे तो भी ठीक है। डिस्क्लोज करने का मतलब ही क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं लिखकर बता दो, ठीक है। वो क्या वो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मैंने वहां पर आपको नोट फिर भी पूरा करा दिया था कि कंटिंजेंसीज में क्या आएगा, वो तो उसने कहा था सिर्फ कोर्ट केसेस, लेकिन हम तो कहते हैं कंटिंजेंसीज में और भी बहुत कुछ आता है, तो इसलिए प्रॉपर नोट तो यही है। अगर आपने कंटिंजेंसीज यहां दे दी हैं तो फिर वहां पर कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स के अंदर सिर्फ कमिटमेंट्स दे दें, और अगर वहां पे कंटिंजेंसीज भी लिख दी हैं तो इसके फुट नोट में वो डालने की जरूरत नहीं है, वो कंटिंजेंसीज लग पड़ी होंगी, कोई मसला नहीं। लेकिन यहां पर क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट है, प्रोविजन का नोट बनाओ और कंटिंजेंसीज का भी नोट बनाओ, तो कंटिंजेंसीज की मूवमेंट नहीं आएगी क्योंकि उसकी एंट्री नहीं है, अंग्रेजी आएगी। ठीक है, शुरू करें काम, चलो। अच्छा जी, अब इस पे मैंने आपको कहा था ओपनिंग बैलेंस होता है प्रोविजंस का, उसके बाद प्रोविजन बढ़ती है किस किस वजह से, जैसे मिसाल के तौर पे वारंटी की प्रोविजन बनाई, एंट्री एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट। अच्छा, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट अभी भी किया थोड़ी देर पहले, कल जी, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर फलां चीज क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट मतलब प्रोविजन को क्रेडिट, प्रोविजन को बढ़ा रहा है क्या, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस का आना प्रोविजन को बढ़ा देता है, प्लस एक्सपेंस की वजह से प्रोविजन बढ़ सकती है। उसके अलावा हाँ, एसेट वाली भी एक ही है, वैसे तो वो एक ही है पर नेक बड़ी है, ठीक है। वो कौन सी है? प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग है, डीकमीशनिंग, जिसमें प्रोविजन की प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे और एंट्री क्या करते थे, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, ना वो पहले दिन जब मैंने एंट्री लिखी तो मैंने कहा था इसकी एंट्री होगी ऐसे, फिर वो एंट्री कंबाइन कर दी थी हमने, पर प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग अकेली की एंट्री कहें तो वो क्या है, एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। तो एक प्रोविजन का बढ़ना दूसरी तरफ एक्सपेंस की बजाय एसेट को हिट कर रहा होता है, तो प्लस एसेट भी हो सकता है, और भी प्रोविजन किसी वजह से बढ़ती है, प्रोविजन और भी किसी वजह से बढ़ती है ना बेटा, वक्त गुजरने के साथ अगर आपने प्रोविजन को डिस्काउंट किया हुआ है तो वो प्रोविजन की ग्रोथ आएगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, तो प्रोविजन का क्रेडिट एक और भी हो सकता है और वो क्या है, इंटरेस्ट। तो ये तीनों प्लस हो सकते हैं प्रोविजन में। अगर प्रेजेंट वैल्यू वाली प्रोविजन है तो उसमें इंटरेस्ट भी आएगा, और फिर आखिरी साल में जाके मजदूरों से डिसमेंटल करवा के पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। या आपने उस वक्त जब एंड हो गया वारंटी, प्रोविजन वारंटी को आपने पेमेंट किया तो आप एंट्री क्या करते हैं, प्रोविजन डेबिट कैश, यानी कि इस प्रोविजन ने अब यूज भी होना है, यूज
यूज वो प्रोविजन होती है जो एडजस्टमेंट होती है, और कैश मतलब पेमेंट वाली, तो दोनों तरह से हो सकती है, ठीक है, तो सही है ना। तो यूज्ड या कैश, यूज्ड वैसे लफ्ज लिखता है, यूज का मतलब क्या होता है, नॉर्मली कैश ही होता है, पेमेंट आप जब कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये जनाब आपका नोट बन गया, ये मूवमेंट है, जिसके बाद आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, ठीक है यार, इसको इधर ही लिखें। और ये प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज को ज़रा मैं स्मार्ट करके अगर लिख दूँ, आपने पूरा लिख लिया ना, प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज, ज़रा मैं ना आगे वो, ताकि हेडिंग बन जाए पूरी, मैंने लगता है जी बेचारा उत्थे ही रह गया होना, नहीं आ गया मुंडा आ गया जी। प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज का नोट उसने कहा था बना दें, ज़रा मैंने ऐसे करके शॉर्ट लिखा है क्योंकि मैं आगे हेडिंग्स देना चाह रहा हूँ जी। अब जो प्रोविजन आती जाएंगी उनका आगे नाम लिखते जाएंगे, ये ओपनिंग से क्लोजिंग की उनकी मूवमेंट आती चली जाएगी, समझ आ गई बात की। चलो अब जी, पता नहीं इस सवाल के अंदर कितनी प्रोविजंस हैं, पॉइंट तो 3 है, अल्लाह करे 3 ही होंगी वैसे, है ना, पॉइंट जो 3 है ना, तुक्के लगाते रहते हैं। चलो ये आपका नोट है, तो बस यही नोट है और कुछ नहीं। शुरू करें काम। मुल्तान पेट्रोलियम ऑपरेट्स इन द ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग बिजनेस, ये इनका काम है, एंड इज प्रिपेयरिंग इट्स ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 16। यानी अगर आप चाहें तो एक नोट 1 डाल सकते हैं, लीगल स्टेटस एंड नेचर, लेकिन उसने चूंकि नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं कहा, इसलिए मैं वो पहला नोट नहीं डाल रहा। उसे क्या कहा है, सिर्फ नोट बनाओ प्रोविजन एंड कंटिन्यू, तो सिर्फ वही लिख रहा हूं, वरना वो कहता ना कि नोट्स तो फाइनेंशियल बना दो, तो फिर पहली वाली लाइन जो है, पहला पैरा जो है, उसको मैं यूज करके आपको नोट 1 बना के देता, जिसकी हेडिंग हम क्या देते थे, लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। तो ये कॉपी पेस्ट 1 नंबर मुफ्त का, ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज नोट्स, ठीक है जी। अब इतनी देर आपने 5-7 मिनट गपशप में लगा दिए, 5 मिनट है सवाल करने के लिए, जल्दी करें। A new site was acquired on Yakam January 15 and is being used as site for new oil refinery. Initial preparation work was undertaken at the site at start of 15, हम 16 में खड़े, and oil refinery was completed and ready for use on 31 दिसंबर 15। तो आप इसको आई के अपने इसको सोल्यूशन के अंदर ना 31 दिसंबर 15 पे एडिशन देकर उसको ओपनिंग बना लिया है। मेरा दिल है मैं 1 जनवरी को इसको एडिशन में डालूं ताकि आपको नजर आए, ठीक है। तो मैं ओपनिंग को 0 कर लेता हूं, ओके, फर्क नहीं पड़ता, मैं डबल एंट्री दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैंने 31 दिसंबर पे रेडी हो गया, तो मैंने इसकी एंट्री की CWIP से इसको PPE में शो करना है, मैंने 1 जनवरी 16 करना है, मेरी मर्जी, ठीक है। आईकेप का सोल्यूशन देखोगे ना आईकेप किताब के अंदर, तो उन्होंने ओपनिंग में इसको लिखा हुआ है, वो पिछले साल के एंड पे क्लोजिंग था ना, तो उसने उस दिन एंट्री कर ली, मैं कह रहा हूं नहीं अगले दिन करो ताकि मैं ओपनिंग 0 दिखा के आपको डबल एंट्री सिखा सकूं, ठीक है। अच्छा, अब न्यू रिफाइनरी वाज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 25 साल। MPL हैज अ वेल reputed policy that it will reinstate any environmental damage caused by its activities. The present value of estimated cost of restating the environment is 13 लाख, present value निकाली हुई है, for damages caused during the initial preparation work. This amount is based on a discount rate of इतने %। अब बेटा जी, वैसे तो आपका पुराना तरीका क्या है कि आप प्रेजेंट वैल्यू हो भी तो फ्यूचर वैल्यू निकालते थे, ठीक है, लेकिन मैं अब अपने अल्फाज वापस लेता हूं, नहीं वापस नहीं लेता, मतलब आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं कि अगर इतना आसान सवाल हो जिसमें कोई एस्टीमेट चेंज नहीं है, छोटी सी एडजस्टमेंट है, तो खामखा अपना काम ना बढ़ाओ कि प्रेजेंट वैल्यू से पहले फ्यूचर बनाओ, फिर फ्यूचर को डिस्काउंट करके वहीं पर आना है, चूंकि सिर्फ 1 साल का ही नोट बनाना है और प्रेजेंट वैल्यू है, तो सीधे वाला इंटरेस्ट भी निकालना तो सिखाया था ना। मुश्किल सवालों में वही काम करना है जिसके अंदर प्रॉपर सवाल में उसके अंदर चेंज इन एस्टीमेट भी आ रहा है, 2-3 साल के ऊपर सवाल फैला भी हुआ है, रिवैल्यूएशन वगैरह भी आ रही है, तो जब भी ऐसा सवाल हो तो आप उस पर कायम रहिएगा। लेकिन इतना आसान हो तो वक्त बचा, अगर चाहो तो वक्त बचा लो, नहीं तो प्रेजेंट वैल्यू है फिर फ्यूचर निकालो, आपकी मर्जी है, मैं नहीं निकालूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमने वही काम करना है जो हमने सीखा हुआ है, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1 मेरी आएगी। अच्छा, टोटल का भी कॉलम बनाना है यार, तो 3 अगर होंगे तो देख लेंगे, बहरहाल बाद में देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी जगह बस छोड़ के वर्किंग शुरू करता हूं मैं। तो वर्किंग नंबर 1 आपकी मशहूर ज़माना वर्किंग है जी, ये
डेट, डिस्क्रिप्शन। अब कहीं पे उसने लिखा हुआ रिवैल्यूएशन मॉडल है? नहीं, तो बस एसेट और प्रोविजन लिख लो, ठीक है। कुछ नया नहीं कर रहे, रिवीजन जरूर कर रहे हैं जी। मैं इसको कह रहा हूं जी, 1 जनवरी 16 को मैंने इसको यहां पे ऐड किया, इजाजत है। 31 दिसंबर में रेडी हो गया था, सीडल जाबी से ट्रांसफर करना है ना, मैं 1 जनवरी को कर देता हूं, ठीक है। अब 1 जनवरी 16 पर कॉस्ट निकालनी है, तो कितनी कॉस्ट है प्लांट की ये उसने नहीं बताई। बेसिकली इसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं पीपीई का नोट तो बना नहीं रहा, मैं बैलेंस शीट तो बना नहीं रहा कि मुझे उसमें एसेट चाहिए। मुझे तो सिर्फ प्रोविजन का नोट बनाना है, और प्रोविजन की फिगर तो यहाँ पे आके प्लस हुआ करती थी, जो कि उसने बता दी है, ठीक है। ये प्रोविजन की फिगर मुझे मिल जाए, मुझे क्या एसेट क्या है, मुझे तो ये चाहिए, ठीक है। और यही उसने हमें क्या दे दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर दे दी है। तो ये मैंने प्रेजेंट वैल्यू यूज़ कर ली है इस सवाल में। अगर आपको इससे जो है वो गड़बड़ महसूस हो रही है, एतराज़ है आपको, तो भाई आप फिर जैसे सिखाया था वैसे कर लो, कोई मसला नहीं। सिखाया क्या था कि आप इसको फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करो, और फिर फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करके आप 31 दिसंबर 16 यहाँ पे कैरिंग अमाउंट लिखो, और पहले आप ये कैरिंग अमाउंट निकालो, फ्यूचर वैल्यू निकाल के फिर ये निकाल के फिर बैलेंसिंग निकालो। वो पुराना तरीका भी कर सकते हो, मैंने तो बस ये कहा एक सहूलत है वो ले लो। इतना सही सवाल है तो सुकून मारो, ठीक है। उसने हमें कहा कि आपकी इस डीकमीशनिंग की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 1300। यहाँ पे आके मैंने लिखा 1300, ये फ्यूचर एंड प्रेजेंट वैल्यू ही है 1300। और इस 1300 की एंट्री हुआ करती थी, याद करके बताओ, एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। तो जब ये प्रोविजन ऐड हो जाती थी तो एसेट की कॉस्ट आ जाती थी, जो मेरे पास नहीं है, वो मुझे चाहिए भी नहीं है, मुझे ये प्रोविजन ही चाहिए, ठीक है। अब आज मैं क्लोजिंग पहले नहीं निकाल रहा, मैं आसान काम से चल रहा हूं, तो मैंने यहां पर आकर 1300 पर ही इंटरेस्ट रेट लगाया। कितना है, कितना आता है, 104। तो आज बैलेंसिंग मैंने ये निकाल लिया। कोई मसला आपको इससे है तो आप पुराने तरीके पे चले जाएं, मैं कह रहा हूं सिंपल क्वेश्चन है तो वक्त बचाओ। वहां पे इसलिए सिखाया था कि इससे काबू नहीं आता फिर वो सवाल, जब आपका एस्टीमेट चेंज भी हो रहा हो, कभी रेट बदल रहा है, कभी वो मजदूरों ने पैसे बदल दिए, कभी फिर वो कॉस्ट मॉडल नहीं रीवैल्यूएशन मॉडल है, तो वो नई मुसीबत आ गई, 3 चीजें आ जाती थी, तो वो सवाल काबू नहीं आता उस इस तरतीब से। लेकिन ये तो छोटा सवाल कर लो, ठीक है। बताओ जी, 1404, ठीक है। अब ये क्या है जी, डेप्रीसिएशन का मुझे नहीं पता, लेकिन इंटरेस्ट मैंने निकाल लिया, ठीक है। और सही है भाई, डेप्रीसिएशन का नहीं ना पता मुझे, तो मुझे चाहिए भी नहीं ना डेप्रीसिएशन। अगर होती तो अच्छा, चलो बाद में देखते हैं। एक आई के अपने एक काम किया था अपने सोल्यूशन में कि उसने डेप्रीसिएशन निकालते हुए सिर्फ प्रोविजन की डेप्शन निकाल दी थी। हाँ भाई, प्रोविजन की भी तो डेप्शन निकलती है। क्या मतलब, जो प्रोविजन एसेट में ऐड हुई है इस हिस्से ने तो डेप्शन हो ही जाना है ना। तो आई के अपने ज़बरदस्ती करके वो किया हुआ था, देख लेंगे बाद में। फिलहाल तो मुझे एसेट की कैरिंग वैल्यू का नहीं पता जी। सवाल ख़त्म, मतलब एडजस्टमेंट 1 ख़त्म। अब ये वर्किंग हम पहले करेंगे, जो मतलब सवाल के अंदर चीज़ है उसकी वर्किंग कर लेंगे। जैसे प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैंने आपको लेजर बनाना सिखा दिया आज कल, तो वो प्रेजेंट वैल्यू वाला हो, तो प्रेजेंट वैल्यू वाला ना फिर तो वैसे ही सुकून है, ठीक है। वारंटी है, लेजर IAS 12 में बनाना सीखा था, ओपनिंग एक्सपेंस पेड क्लोजिंग। तो जो लेजर वाले हैं लेजर बना लेना, इसका तो लेजर नहीं ना बनाया था, तो इसकी वर्किंग की वही तरतीब है जैसे सीखा था, ठीक है। अब मुझे बताओ, साल के पहले दिन, इसका नाम पहले तो बताओ क्या है, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग। पूरा नहीं लिख रहा मैं, पूरी जगह कोई नहीं मेरे को, ठीक है जी। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। ओपनिंग कितनी है जी, ओपनिंग कोई नहीं है। सवाल सोल्यूशन में आई के आपने लिखा हुआ है, पर मैंने आपको बता दिया फर्क क्या है, ठीक है। ओपनिंग कोई नहीं है। और उसके बाद ये पहली एंट्री क्या हुआ करती थी, कुछ याद है यार? मैं एंट्रीज भी कर देता हूं यार, मैं एंट्रीज भी कर देता हूं। 1 जनवरी 16 पर पहली एंट्री करेंगे आप। बोले क्या एंट्री करेंगे, आप बोल तो दें। जर्नल एंट्रीज कर रहा हूं मैं, जर्नल एंट्रीज। सब कुछ भूल गए मुझे लगता है आप। इफ्रिक 1 भूल भी गए, अभी तो पढ़ा था। 1 जनवरी 2016 पर एसेट डेबिट कैश क्रेडिट होता है, और एसेट ही डेबिट प्रोविजन क्रेडिट होता है। प्रोविजन डेबिट हद होगी वैसे जी, कितने से, 1300 से। यह हुआ करता था जी। उसके बाद जनाब 31 दिसंबर आया,
ये ना जगह बड़ी ले जाएगा, इसको यूं करते हैं, 1 जनवरी 2016 पर ये एंट्री की आपने, और 31 दिसंबर 16 पर, डेट नहीं बड़ी जगह ले लें, 31 दिसंबर 16 पर आपने डेप्रीसिएशन की एंट्री करनी होती थी पहले, याद है? तो डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, और दूसरी एंट्री आप किया करते थे इसी डेट पर, सेम एंट्री होती थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। ठीक है, अब प्रोविजन इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट तो एंट्री तो ये आ गई। ठीक है, ये बात समझ आती है? और बोलो, डेप्रीसिएशन में एसेट की मुकम्मल कॉस्ट नहीं है, अगर होती तो हम लाइफ से डिवाइड कर देते। और बोलो, लेकिन चलो जो भी था वो आकर भी इस 1300 ने उसमें ऐड होकर इस 1300 ने भी डेप्सिट ही होना था ना, तो आई कैप ने एक एडिशनल काम क्या कर दिया, ये 1300 की डेप्सिन चार्ज कर दी हुई, मतलब उसने एक्सट्रैक्ट्स भी मांगे हैं ना, तो पीएनएल के अंदर ये भी आनी है। ओके, तो फिलहाल कर दूं 1300 एसिड तो बन गया ना 1300 से, इसको डेप्सिट कर दिया उसने बेसिकली। ठीक है ना, एसिड बना है ना 1300 से, तो बोलो जी 1300 से 1300 को डिवाइड किया आपने, लाइफ क्या गिवन थी सवाल में 25, और साल का पहला दिन मैंने इसको कैपिटलाइज किया ना, बोलो 25 जी 52 डेप्स एंड डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लो जी, ये आपकी जर्नल एंट्रीज बन गई। ठीक है, तो ज़बानी करनी थी, जर्नल एंट्रीज का तो काम ही नहीं बनता था। अच्छा, प्रोविजन का लेजर भी बना देता हूं मैं मतलब क्या करूंगा अब और आपके साथ किसी भी तरह से आप समझ लो, ये इस वाली प्रोविजन का अगर लेजर बने तो इसकी पहली एंट्री जो पड़ी है उसमें 1300 यहां क्रेडिट हुआ है, इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ है, एसेट। अगर प्रोविजन का लेजर बनाओ, इसी की तो स्टेटमेंट फॉर्म बना देनी। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, तो प्रोविजन क्रेडिट हुई है कितने से, और फिर क्लोजिंग में कोई पेमेंट नहीं ना हुई, इसकी कोई पेमेंट नहीं हुई। कल वाले सवाल में तो पेमेंट भी आ रही थी, कितना आ गया। तो ये आपने लेजर बनाना नहीं है आपको, सिर्फ मैंने वर्किंग वन सिर्फ इसके साथ लिखा है, आपको सिर्फ ये वर्किंग कर लेनी चाहिए थी। बाकी आप इतने तकड़े हो चुके हैं अब कि आप ये बगैर एंट्रीज किए या बगैर ये लेजर बनाए आप प्रोविजन की मूवमेंट बनाते, मूवमेंट ही शो करनी थी। जी बोलो। हाँ 1404 ही है, मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने कुछ और लिखा हुआ है क्या? तो भाई ये प्रोविजन की मूवमेंट बनानी है, तो कोई लेजर की जरूरत थी, कोई एंट्रीज की जरूरत थी, तो पर्चे के लिए ये जरूरत नहीं है, आपको जरा रिवाइज कराने के लिए जरूरत थी तो मैंने रिवाइज करा दिया। पर्चे के लिए ये नहीं करना, पर्चे के लिए इनफ है वर्किंग वन, और वहीं से आपने कहना है जी ओपनिंग में प्रोविजन कोई नहीं थी, 1300 की एंट्री हुई, एसेट डेबिट, इधर नहीं, इधर कुछ नहीं है, ये इसके सामने आएगा, एसेट डेबिट 1300 से एसेट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। तो एसेट का डेबिट और दूसरा इंपैक्ट प्रोविजन वाला ये पड़ा हुआ है प्रोविजन क्रेडिट। ठीक है, और ईयर एंड पर एक्सपेंस ने प्रोविजन को बढ़ाना है, तो एक्सपेंस कौन सा, इंटरेस्ट वाला, कितना 104। कोई यूज हुई है ये वाली प्रोविजन, नहीं हुई, तो ये कहां पे पहुंच गया 1404 पे। ठीक है, हाँ जी, समझ में आती है बात? चलो शुक्र है समझ आ रही है। तुम नहीं ना आया अब उस एक्स्ट्रा क्लास में हफ्ते वाले दिन, मैंने तुम्हें बड़ा याद किया, तुम बेवफा हो दोनों। आई हेट यू गाइज, टू ऑफ यू गाइज, थोड़ा थोड़ा, नॉट मोर, लेस लेस। जी ओपनिंग 0 था, हाँ जी, को मसला। अच्छा, अब प्रोविजन के बारे में ना आपको एक ज़िंदगी में एक बात शुरू में बताई थी, अगर कहो तो मैं वो एसेट साइड लायबिलिटी साइड वाला सफ़ा खोल देता हूँ। जब लायबिलिटी साइड के लिए हमने कहा था कि अगर रिलायबल एस्टीमेट हो, प्रोबेबल आउटफ्लो हो और पास्ट इवेंट हो जिस वजह से कोई ऑब्लिगेशन बनी है, ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, इनकी पब्लिश्ड पॉलिसी है। पास्ट इवेंट क्या है, इंस्टॉलेशन हो गई है एसेट की, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है पर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई। तो पहली चीज़ पास्ट इवेंट की वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कंस्ट्रक्टिव, दूसरी चीज़ रिलायबल एस्टीमेट है, और तीसरी चीज़ फ्यूचर का आउटफ्लो प्रोबेबल तो है। तो क्या करें, प्रोविजन को रिकॉर्ड करें और डिस्क्रिप्शन भी दें, डिस्क्लोज भी करें। नहीं याद आ रहा तो मैं दिखा देता हूँ, वापस आ जाएंगे, कोई मसला नहीं, 2 मिनट ही लगने हैं अगर ये गया थे। चल भाई यार चलना, उस्ताद चलना। ये देखें, आपको भूल गया, मैं नहीं भूला। प्रोविजन पास जर्नल एंट्री,
और डिस्क्लोज भी करो। तो फिर मैंने साथ ही आपको कहा था कि आई कैप ने जितने डिस्क्रिप्शन वाले सवाल के आंसर किए हैं, आई कैप ने कभी भी ये काम नहीं किया कि उसमें साथ ये लिखे कि डिस्क्लोजर दें, ठीक है, लेकिन देना होता है, असल बात तो यही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पता था हमें, थोड़ी सी अंग्रेजी भी लिखो क्योंकि प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग है ना। अब यूज़र को थोड़ा सा बताओ, 7.1 बना दो इसका, ठीक है, और 7.1 में लिखो द प्रोविजन इधर देखो, द प्रोविजन relates to cost of reinstating the environment as MPL has a well established public policy, फुल स्टॉप, बस काफ़ी है, थोड़ी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दी। ज़्यादा लिखना चाहो तो थोड़ी और अंग्रेजी लिख देना कि न्यूज़ साइट वाज, यही वाला पैरा उठाकर लिख देना, ठीक है। तो लिखना है, ठीक है, थोड़ी सी अंग्रेजी ये काफ़ी है वैसे, कि द प्रोविजन रिलेट्स टू रीइंस्टेटमेंट या डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऑफ अ न्यू साइट एज MPL हैज़ अ वेल पब्लिश्ड पॉलिसी ऑफ रीइंस्टेटिंग द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय इट्स एक्टिविटीज़, ठीक है जी। बस काफ़ी है, थोड़ी सी अंग्रेजी आपने डाल दी, थोड़ी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दो यहीं से उठा के सवाल से, ये है क्या, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ओके। अच्छा आगे बढ़ो, थोड़ी सी अंग्रेजी लिखनी है, रेट शीट लिखना वही लिख देना, ठीक है। तो द प्रोविजन रिलेट्स टू डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऑफ, जितनी जगह है वो वहाँ तो लिख दूँ ना, आगे 3 डॉट्स का मतलब है कि वहाँ से आप 2-3 लाइनें लिख लेना देख के, ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लो जी 10 मिनट नहीं 20 मिनट हो चुके हैं, हाले सवाल चल रहे हैं, चलो चली जान दो। एंड काबूम एट वन ऑफ MPL's ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट, एंड काबूम हो गया है, ठीक है, ऑन यकम जुलाई 16 हमारे साल के दरमियान में, और उसने काफ़ी लोगों को इंजर कर दिया। 8 claims have been made to date. MPL's lawyer estimate that it is probable that claims will succeed यानी हमारा आउटफ्लो होगा, and the estimated average cost of each payout will be 15 लाख। फिर MPL ने इंश्योरेंस क्लेम किया है और रिकवरी का कहा है, और एग्री कर गई है इंश्योरेंस कंपनी कि वो रिफंड करेगी जब क्लेम्स को आप सेटल करेंगे। तो ये तो आपका फेवरेट आ गया, रीइंबर्समेंट भी है, ठीक है। सीधा ही कर देते हैं वैसे मेरे ख्याल में, तो प्रोविजन फॉर कोर्ट केस, लीगल केस, कोर्ट केस इक्को गल ही होंदी है भाएं, प्रोविजन फॉर कोर्ट केस या लीगल केस, ठीक है। अब कोई ओपनिंग में प्रोविजन नहीं थी, ठीक है, और मैं वो सारी कहानी नहीं लिख रहा क्योंकि उसने क्या कहा है, डिस्कस करो, नहीं उसने क्या कहा, नोट बना दो, तो नोट बनाएंगे और फिर थोड़ी सी बात कर भी देंगे। अब उसने क्या कहा, उसने कहा जी कि एक्सप्लोजन हुआ है और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 8 क्लेम्स आ गए हैं, और प्रोबेबल क्या है, अब बाकी की अमाउंट तो उसने दी ही नहीं हुई, ईच है, ओके जी ईच, तो ईच पे आउट है, ईच पे आउट का 1.5 लाख है, तो 8 इंटू ईच है ना, ईच 8 इंटू 1.5 लाख करोगे तो 1200। अब ये 1200 रिलायबल एस्टीमेट है, पास्ट इवेंट क्या है, धमाका हो गया, इंजरीज हो गई हैं, ठीक है, रिलायबल एस्टीमेट 1200 लॉयर ने बताया, और उसने ये भी कहा है कि आपको पे भी करना पड़ेगा, उम्मीद है। तो फिर एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट की एंट्री आपने कर ली, ठीक है, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, ये पहला काम आप करते होते थे। अब अगली बात, चलो यूं कर लेता हूं मैं जरा इसकी वर्किंग नंबर 2 क्या करेगा जी, MPL क्या करेगा, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट करेगा, याद है कुछ, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 1200 से, और साथ ही हमने कहा था अगर सम और ऑल ऑफ द एक्सपेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी रीइंबर्स्ड, तो फिर उसको रिकॉर्ड कर लेना, अगर वो वर्चुअली सर्टन टू बी रिसीव्ड हो, तो वर्चुअली सर्टन तो है, एग्रीड, इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड, और सारे का ही कह दिया है, तो फिर रिसीवेबल बुक कर लें। अब उसने एक्सट्रैक्ट्स भी मांगे, इसलिए वो वाला पॉइंट भी उसने यहाँ टेस्ट किया कि एसेट और प्रोविजन और एसेट रिसीवेबल को अलग अलग रखना है बैलेंस शीट में, एक्सपेंस के एक्सट्रैक्ट्स में आप नेट कर सकते हैं, ठीक है। तो
जी वही एक्सपेंस को, ठीक है। तो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, वैसे ये डायरेक्ट करने वाला था लेकिन चलो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, और साथ ही रीइंबर्समेंट वाला एसेट डेबिट और एक्सपेंस ही क्रेडिट कर दें। हम अलग भी रख सकते हैं लेकिन हमने ये पसंद किया था कि एक्सपेंस को नेट करेंगे। अब ये कितना है, ये पूरा 1200 ही है, पूरा 1200 है, ठीक है। तो ये जनाब हमारी वर्किंग टू आ गई। जरूरत इसकी भी कोई नहीं थी खैर इतना आसान था। तो जब उसने नहीं कहा एंट्रीज करो, उसने नहीं कहा डिस्कस करो, तो बस सीधा वही काम करो जो कहा हुआ है, नोट में लिख दो। तो 1200 आ गया, और ये एसेट वाला चक्कर नहीं है और इसकी प्रेजेंट वैल्यू वाला चक्कर भी नहीं है, क्योंकि ये कोई नहीं उसने कहा कि 4-5 साल बाद ये पैसे देने हैं या कोई प्रेजेंट वैल्यू निकालने का बोला हो, और ना ही कोई अभी पेमेंट हुई है। तो जो क्लेम था वो प्रोविजन में नजर आ रहा है। लेकिन अब इसको देखकर यूजर तो परेशान हो जाएगा कि ये काहे का कोर्ट केस हो गया भाई इनके खिलाफ। तो फिर आप यूं लिखेंगे, ड्यूरिंग द ईयर एन एक्सप्लोजन ऑन एट वन ऑफ MPL's ऑयल एक्सट्रैक्शन, ड्यूरिंग द ईयर एन एक्सप्लोजन, आगे लिखवाओ जरा मुझे थोड़ा सा, एक्सप्लोजन अकर्ड, हाँ बस आगे लिखा हुआ सारा देखो, ठीक है। तो इसको वहां से 2-4 लाइनें, 2-3 लाइनें उठा के लिख दो, वही है जी। रीइंबर्समेंट का लिख लेते हैं, रीइंबर्समेंट का उसी कहानी में पूरा लिख दो बस, क्योंकि आपने कंटिंजेंट एसेट तो डिस्क्लोज करना नहीं है, कंटिंजेंसी तो नहीं है, रिसीवेबल अभी बैलेंस शीट में नजर आएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर वो वही कहानी पूरी लिख दो ना, यहाँ से यूँ लिखोगे, ये लिखोगे आप, ड्यूरिंग द ईयर एन एक्सप्लोजन अकर्ड एट वन ऑफ प्लांट एंड 8 claims have been received till date. Lawyer estimates that it is probable that the claims will succeed and estimated each payout is 1500. So a total provision of 1200 ब्रैकेट में लिख दोगे, ठीक है, इज रिकॉर्डेड। आगे अगली लाइन में लिख दोगे कि इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू रीइंबर्स दीज क्लेम्स, देयरफॉर आ रिसीवेबल इज ऑल्सो रिकॉर्डेड, ठीक है। बस लिख दो, कहानी काफी होगी, डन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, ये हो गया दोनों को मसला इसमें। चलो अब तीसरा पढ़ो, तीसरा क्या है, तीसरा मेरे को कल वाला है, वो कल वाला करा दिया मैंने, ये पहले ही करवा दिया था, यही मैंने कहा था सवाल होमवर्क ट्राई कर लेना, लेकिन नहीं। MPL entered into a non-cancelable lease in previous period for some office space. However, company's plan changed and office space was no longer required. On January 16, a correctly calculated provision has been made for future outstanding rentals of, ये present value है, ठीक है, for remaining 5 years. This is based on discount rate. The rent paid during the period was 1500. तो भाई एक नॉन कैंसिलेबल लीज पिछले साल में की थी, ठीक है, जो कि ज़हन बदल गया, तो अब वो एसेट हमारे किसी काम का नहीं रहा, दफ्तर लिया था लीज पे, अब क्या करें जी, कुछ नहीं कर सकते जी। 1 जनवरी पे उन्होंने हमें ओपनिंग, चलो 1 जनवरी पे इसको भी आप एंट्री ही करा दो, ठीक है, कि वो क्या कह रहा है, प्रीवियस पीरियड में ये किया था, हाउएवर कंपनी प्लान जो चेंज हुआ है वो कब हुआ है, मैं ये कहता हूँ कि वो 16 में हुआ, 1 जनवरी 16 पे चेंज हो गया, तो हमने इसी दिन क्या कहा, ओहो हो कॉन्ट्रैक्ट तो ऑनरस हो गया, 80,000, ये 15,000 का किराया था पे किया, ऐसे ही शायद 15 के किराए होंगे, पता नहीं कितने होंगे, हमें इससे क्या, उसने हमें उसमें नहीं उलझाया, उसने हमें कहा कि 80,000 प्रेजेंट वैल्यू है उस सारे रेंटल्स की जो अगले बाकी रिमेनिंग टाइम के अंदर आने हैं, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो ऑनरस हो गया, ठीक है। तो हम 80,000, ठीक है, वर्किंग करो वर्किंग, वो वर्किंग जो कल की थी वही कर लो, अब ये वर्किंग बना लो, चलो खैर ये नहीं है, तो वर्किंग 3 प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, ये कल ही करवाया अभी, ठीक है। और मैंने आओ क्या कहा है, आई के अपने इन सबको ओपनिंग कहा है, मैंने इन सबको ड्यूरिंग द ईयर अज्यूम कर लिया है ताकि आपको डबल एंट्री दिखा सकूं। ओपनिंग कह के तो मैं जान छुड़ा लेता जी, ओपनिंग की तो कोई एंट्री होती नहीं है, बस ओपनिंग लिख लो, तो मज़ा नहीं ना आया, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, साल का आखिरी दिन था, उसने एंट्री कर ली, हमने अगले साल के पहले दिन कर ली, कोई मसला नहीं, ओके, फिलहाल सिखाने की हद तक, ओके जी। तो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कितने से करोगे, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कितने से करोगे, 80,000 से। ये एंट्रीज भी करनी पड़ेंगी मुझे लग रहा है कल वाली। तो पहली एंट्री आपने क्या की, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, कितने से जी, 80 से। फिर उसके बाद अगली एंट्री मैंने कही थी, लो जी अब इसकी अनवाइंडिंग करो, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट क्या बड़ा रोल है, लो जी 25 मिनट हो गए,
इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, इसके लिए मैंने आपको कहा था कि ये 80 पर रिकॉर्ड किया, अब इसका इंटरेस्ट इसी को ग्रो करा लो, ठीक है। तो 80 को कितने परसेंट पे उसने कहा है, 8%, 6.4 से ग्रो करा लो। और फिर कोई पेमेंट हुई है, इस साल पेमेंट भी हुई है, कितनी, 15 की ओनली, तो क्लोजिंग क्या आ गया, 71.24, जो कह दो जी। तो ये लेजर है, इसी की एंट्रीज हैं। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 80 से, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 6.4 से, फिर प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट जी कितना, 15, ठीक है जी। तो ये 3 एंट्रीज भी हमने कर ली। तो जैसे मर्जी रिवाइज कर लो, मेरे ख्याल में तो लेजर भी बनाने की यहां जरूरत नहीं थी खास, तकड़े हो जाओ जब तकड़े। अभी बच्चे समझ रहे हो अपने आप को, आप लोग बड़े हो गए हो आप लोग, तो डायरेक्ट खेला करो, लेकिन जहां कहीं मसला हो कोई गल नहीं, ये ऑप्शन तो फिर है ही जी। अब भाई कर लें ये प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप लोगों की आंखों आंखों बातें हो गई हैं तो प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, ओपनिंग मैंने कोई नहीं लिया ताकि मैं इसी साल में इसकी एंट्री करा सकूं। एंट्री होगी एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, ये प्रोविजन का क्रेडिट है, एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट होता है, अभी पीएनएल के एक्सेट्स बनाने हैं, तो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, उसके बाद एसेट वाला चक्कर नहीं है, इंटरेस्ट वाला है 6.4 से इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, और ये वाली प्रोविजन तो यूज भी हुई, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट, तो क्लोजिंग क्या आ गया 71.4, ठीक है। अब इसके बारे में आपने कहानी थोड़ी सी लिखनी है। द कंपनी, यहीं से शुरू हो रही है ना बात, द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू नॉन कैंसिलेबल लीज इनटू अ नॉन कैंसिलेबल लीज, और अगली वही कहानी वहां से सवाल से उठा के थोड़ी सी लिख दिया आप, ठीक है। तो ये आपका पार्ट ए हो गया जी, मैंने आपका सॉल्यूशन का ए पार्ट कर दिया। आज तो पार्ट बी, आज तो दूसरी क्लास भी नहीं थी यार, तो फिर भी करवाई जा रहे हैं ये सवाल मुझसे। बी पार्ट में उसने कहा है रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बना दो, तो पीएनएल के जी, पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे हम, और बैलेंस शीट के भी एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं जी। नहीं मांगी फिर भी बनाएंगे, हमारा दिल कर रहा है जी। उसने सिर्फ पीएनएल मांगा हुआ है, हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। अच्छा जी, अब जरा देखो भाई इसके अंदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा। एक्सपेंसेस में इधर देखो, ये आपके सारे एक्सपेंस ही तो हैं, तो 1200 भी आना है और 80 भी आना है, और एक जो आप भूल रहे हो इंटरेस्ट एक्सपेंस को अलग ही रख लो। 1200 भी आना है, लेकिन एक 1200 भी जाना है, तो नेट ही करेंगे ना। चलो 1 बाय 1 ही चलते हैं। तो एक्सपेंस के अंदर आपने कहा जी 1200 प्रोविजन क्रिएट की थी कोर्ट केस की, और 80 की प्रोविजन आई है वो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि दूसरा 1300 तो कहाँ जाता है, वो तो एसिड में पड़ा होगा, एसिड में डेबिट हुआ है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि 1200 रीइंबर्स हो गया, तो ये 1200 पीएनएल में माइनस करके शो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका एक्सपेंस कितना आया नेट में, 80, ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट, जिसको कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट आपकी आई है 104 और 6.4, ये देख लो, ये भी तो नजर आ रहा है आपको, इधर दोनों ही नजर आ रहे हैं। और तीसरे वाली प्रोविजन को हमने डिस्काउंट किया ही था कि अनवाइंडिंग आती है उसकी, ठीक है। तो फाइनेंस कॉस्ट 104, अब ये फाइनल अकाउंट की तैयारी भी साथ साथ हो रही है, प्लस 6.4 के ये एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स में आती हैं, आ सकती हैं जी। कितना आ गया 110.4, और एक वो डेप्रीसिएशन ज़बरदस्ती जो उसने निकाल कर दे दी थी, अगर ये मिस भी हो जाए तो खैर है, ये वाली एंट्री आई के अपने अपने सोल्यूशन में की हुई थी,
कि जी एसेट ना सही पूरा, ये भी तो एसेट का हिस्सा बन के इसका डेबिट जो 1300 में पड़ा है वो डेफिसिट होना ही था ना, तो आई के अपने डेफिसिट किया हुआ, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट में आएगा नॉन करंट एसेट्स में, एसेट्स ही लिख दो सिर्फ, एसेट्स में पीपीई लिखो, पीपीई कितना आएगा, पीपीई का नहीं पता लग रहा था, पीपीई का नहीं पता लग रहा था मुझे, पीपीई का नहीं पता लग रहा था, 1300 तो नहीं ना आना, उसकी डेप्रीसिएशन तो ठीक है होनी थी उस हिस्से की, लेकिन पीपीई तो वो नहीं था, प्रोविजन है वो, 1300 में नहीं लिख सकता। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में एसेट की कॉस्ट नहीं गिवन, सिर्फ प्रोविजन गिवन है, तो हिस्सा बनी है पर प्रोविजन एसेट तो नहीं ना बन गई, प्रोविजन एसेट का हिस्सा बनी है। पीपीई में तो एसेट की कॉस्ट प्लस प्रोविजन होना चाहिए, प्रोविजन में बैलेंस शीट में शो करूंगा पूरी, तो वो प्रोविजन ही है पर एसेट क्लोजिंग नहीं है, बाकी जिद है तो 1300 लिख लो, 1300 तो है नहीं वैसे। उसके बाद एक रिसीवेबल आएगा, 1200 था ना, और दूसरी तरफ इसी रिसीवेबल की प्रोविजन आएगी, ठीक है, कितनी, 1200। लेकिन एक काम करें, एक और काम करें, इसको छोड़ें, ये तो अब हर एक प्रोविजन लिखने बैठ जाएंगे, प्रोविजन का तो नोट नहीं बना लिया हमने, सुबहान अल्लाह, तो एक टोटल का कॉलम बनाएं तो अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, ये जैसे पीपीई का नोट होता था तो पीपीई का नोट, ये काम करें ना, ठीक है। ये अब ये क्लोजिंग में सारी प्रोविजंस हैं, ठीक है जी, सारी प्रोविजंस का टोटल क्या है, 267.5.4, ठीक है जी। तो 267 यहाँ पे हमने यूँ लिखना है, नोट नंबर 5, 267.5.4, डन जी, और सही है, हाँ 7, अच्छा 7 जी, 5 तो ये एंड पे 5 था, ठीक है जी। लो भाई है ये प्यारा सवाल, बैलेंस शीट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, पीएनएल वॉज रिक्वायर्ड। थेरेटिकल है इसलिए मैंने सिर्फ डिस्कशन इसकी कर देनी है, बहुत ही आसान सवाल था, यानी कि जिस लेवल की आपकी तैयारी है ये उससे बहुत आसान सवाल है। चेक करें, आइडेंटिफाई वेदर अ प्रोविजन अंडर I-37 नीड्स टू बी मेड, ये अब एक रिक्वायरमेंट इनकी आपने ये लिखना होगा कि प्रोविजन बननी है नहीं बननी। ऑल्सो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ अबव मैटर्स ऑन जीएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 23, थोड़ी सी डिस्कशन भी कर देनी है आपने साथ, भाई आपको बोलता हुआ नजर ना आए यार, ये यस सर भी करने की जरूरत नहीं है। यू हैव रिसेंटली, अच्छा टुडे इज यकम मार्च, यू हैव रिसेंटली अज्यूम्ड द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर, पर्चे में ये बात लिखते हैं, कहाँ आपको पता लगता है, ऑफ जीएल, योर फर्स्ट असाइनमेंट इज द फाइनलाइजेशन ऑफ जीएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2023। द सीईओ हैज आइडेंटिफाइड 4 स्पेसिफिक मैटर्स, आवाज सही है भाई, कैमरा में भी 4 मैटर्स हैं स्पेसिफिक, जिधर वो कह रहा है प्रोविजन में बी नेसेसरी I-37 के मुताबिक। हाउएवर CEO इज अनसर्टन अबाउट द एक्यूरेट एस्टिमेशन। अब आप नए नए पढ़ के गए, उसने कहा चलो जरा इनसे ही पूछते हैं। बिलो आर डिटेल्स कंसर्निंग दीज मैटर्स। नंबर 1, प्रोविजन फॉर रिन्यूअल फीस। GL एक्वायर्ड अ लाइसेंस फॉर 96 मिलियन इन 2023, हमारा साल 23 ही खत्म हुआ है अभी, ठीक है। GL ने लाइसेंस एक्वायर किया है 96 मिलियन का। लाइसेंस इज इनिशियली वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years with an option for renewal every 5 years at a cost of 35। रिन्यूअल कॉस्ट कंपेयर करो, क्या मिनिमल है, याद आया कुछ पड़ा हुआ है लीज के अंदर, अच्छा ये लीज के अंदर पड़ा हुआ है, सवाल I-37 के अंदर घुसा के कह रहा है प्रोविजन बनाए I-38 में, सही, ठीक है, इंटेंजिबल ही होना, हाँ लाइसेंस जो है, ठीक है। अब I-38 का रूल लगा है, और वो रूल क्या लगा है कि रिन्यूअल मिनिमल कॉस्ट पर नहीं है, इसलिए हमने उस वक्त एक बात भी पढ़ी थी कि अगर मैनेजमेंट कह भी रही हो ना कि हमने रिन्यूअल करना है, तब भी हमने मैनेजमेंट की इंटेंशन नहीं सुननी, नहीं देखनी, बल्कि स्टैंडर्ड का रूल लगाना है। और स्टैंडर्ड का रूल क्या है, मिनिमल है तो ले लो, मिनिमल नहीं है तो लाइफ के अंदर ऐड ना करो। अच्छा, considering the substantial renewal fee, GL plans to renew the license only once, एक बार करेंगे जी सिर्फ रिन्यू, and intends to sell thereafter in the 8th year। ओ भाई तुम्हारे प्लान गए तेल लेने, हमारा स्टैंडर्ड कहता है अगर रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल है तो ले लो, वरना मत लो। रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल
नहीं है, इसलिए वो क्या कह रहा है, बताओ इसकी प्रोविजन बनाएं। हमने कहना नहीं जी कोई प्रोविजन नहीं बनानी, IAS 37 के अंडर तो ये आती नहीं बात, ठीक है, इसकी कोई भी प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, साथ साथ अब सोल्यूशन पढ़ रहा हूं मैं इसके, ये क्या है, कमेंट्स हैं, ये इधर ही खोलते हैं, गामा दे नाल ही, ओ कमेंट्स पे चला गया। अच्छा, इसके कमेंट्स नहीं पढ़े आपने, चलो बाद में पढ़ते हैं। MCQs of serial 5 and 8 presented particular challenges as they were least well answered। अच्छा, 5 और 8 कहता है सबसे बुरे आंसर्स हैं, पता नहीं कौन से थे। 5 गवर्नमेंट ग्रांट वाला, और 8 लो वैल्यू वाला। नहीं यार, आपको तो इतना मसला नहीं है ना, चलो शुक्र है। अच्छा जी, हम पहुंचे हुए यहाँ पर। भाई हमने क्या डिसाइड किया, मैं तफसीली अंग्रेजी यहीं से पढ़ो, आपको बहुत प्रैक्टिस कराइए, सिर्फ कॉन्सेप्ट मसला करता है ना कि क्या लगना है, तो वो आप देख लें, ठीक है। एज देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू रिन्यू द पेटेंट, रिन्यूअल कॉस्ट शुड नॉट बी प्रोवाइडेड फॉर अंडर, इसके अंदर तो आती नहीं है। द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू इनिशियल कॉस्ट ऑफ 96, द यूजफुल लाइफ ऑफ लाइसेंस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओरिजिनल 5 years एज रिन्यूअल कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट, हम यूँ लिखते हैं, नॉट मिनिमल, ठीक है, विच शुड बी कंसिडर्ड सेपरेट इंटेंजिबल एट टाइम ऑफ रिन्यूअल। 7A एक सवाल IAS 38 के अंदर किया था जिसमें रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल थी गालिबन, या 7 में मिनिमल थी, दूसरे में, एक में मिनिमल थी, 7 और 7A दो थे ना, एक में मिनिमल थी, दूसरे में मिनिमल थी, तो हमने लाइफ सिर्फ बढ़ाई थी, कॉस्ट वो भी नहीं ली थी, और मिनिमल नहीं थी फिर तो लाइफ भी नहीं बढ़ाई थी। और जब हम उस टाइम पे पहुंचे थे और रिन्यूअल करा लिया था तो एक नया इंटेंजिबल बनाया था, वही बात लिखी हुई है। कोई मसला, चल सकता हूं आगे। इंजन रिप्लेसमेंट, लो फ्यूचर कॉस्ट ही होनी है, मुझे लग रहा है, पढ़ते बाद में, पहले अंदाजा लगा लिया। एट द स्टार्ट ऑफ 2023 गवर्नमेंट इम्पोज्ड आ बैन ऑन यूज ऑफ डीजल इंजन इन व्हीकल्स इफेक्टिव फ्रॉम 31 दिसंबर, यानी हमारे साल के आखिरी दिन से उन्होंने कहा है डीजल वाले इंजन नहीं इस्तेमाल करने। एज ऑफ दैट डेट, उस दिन GL ओन्ड 8 व्हीकल्स इक्विप्ड विद यही वाले इंजन विच कुड ओनली बी यूटिलाइज इन 24 आफ्टर इंजन रिप्लेसमेंट, या तो वो इंजन बदल देंगे फिर 24 में इस्तेमाल कर सकते हैं, और पोटेंशियली सोल्ड एट अ लॉस इन देयर करंट कंडीशन, इस्तेमाल नहीं हो सकते, क्योंकि हुकूमत ने क्या कर दिया, बैन लगा दिया। 31 दिसंबर के बाद कोई भी व्हीकल डीजल इंजन वाला नहीं, ये ज़्यादा कार्बन एमिट करते हैं, आप कोई भी और इंजन इस्तेमाल करें। अब इनके पास इस वक्त कितने इंजन हैं, जितने भी हैं वो सारे के सारे या तो फ्यूचर में तब्दील होंगे तो व्हीकल चलेगा, या फिर ये व्हीकल बेच देंगे लॉस पे, क्योंकि पाबंदी लग गई है ना, तो किसी ऐसी जगह पर जाकर ये चलेंगे जहाँ पर पाबंदी नहीं होगी, ये दूर दराज इलाकों के अंदर, या जहाँ पे कोई पूछता नहीं होगा, तो लॉस के ऊपर बेचना पड़ेगा, या कबाड़िए को बेच लेंगे मिसाल के तौर पर, ठीक है। अच्छा जी, ऑन 31 दिसंबर 23, अब जनाब CFO साहब कह रहे हैं इट वाज एस्टिमेटेड दैट कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग इंजन वुड बी 15 मिलियन। 15 मिलियन एक इंजन को रिप्लेस करने की कॉस्ट कितनी है, सब की कर लो यार, इंजन कर लो, मुझे उससे क्या, मैंने कौन सी प्रोविजन बनानी है, मैंने तो ये कहना है प्रोविजन नहीं बनानी, तुम एक कहो या तुम 15 कहो, ठीक है। क्योंकि मसला क्या है, इंजन अभी रिप्लेस नहीं हुए, चिमनी अभी रिप्लेस नहीं हुई, वो याद करो, स्मोक फिल्टर, ठीक है ना, अभी ट्रेनिंग नहीं हुई, फ्यूचर कॉस्ट ओवरऑलिंग अभी नहीं हुई, ये वही सारी एग्जांपल्स हैं यहाँ पर भी। इंजन अभी रिप्लेस नहीं हुआ तो किसकी कॉस्ट, ठीक है। However, engines of vehicle were replaced in February at a cost of, वो कहते हैं लेकिन हमने ना उनको रिप्लेस कर लिया, तो इसका मतलब फिर 20 की प्रोविजन बना लें, ना 15 की ना 20 की, क्योंकि 31 दिसंबर पे खड़े होकर कोई कॉस्ट आपने इनकर नहीं की हुई, कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है। 31 दिसंबर पे तब आप बुक कर सकते थे प्रोविजन, अगर आपने मंगवा लिए होते, वो आ गए होते, पैसे ना दी, तो पेएबल था, प्रोविजन भी नहीं थी जी, अवॉइडेबल है, आप बंद कर दें, आप ना चलाएं, ना रिप्लेस करें, ठीक है, आप उसको बेच दें। हाँ, लेकिन इसके साथ ही एक मसला आता था, वो मसला ये आता था कि चूंकि इस वक्त इंजन हमारे पास डीजल इंजन वाले व्हीकल पड़े हैं, अब ये एंड पे खड़े होकर वो यूज नहीं हो सकते, कह रहा है वो सिर्फ बिक सकते हैं, वो भी एट अ लॉस। तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग में आपको याद है रिकवरेबल अमाउंट होती थी हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। अब वैल्यू इन यूज तो रही नहीं, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल भी नीचे की तरफ गई है, मारे गए ना। तो ये एक लाइन लिख देनी थी कि ये जो व्हीकल्स हैं विद डीजल इंजन,
इनको हम टेस्ट कर लें फॉर इम्पेयरमेंट बाय कंपेयरिंग रिकवरेबल अमाउंट विद, या जैसे उसने लिखा हो वो जैसा भी लिखा हो हमने वही बात लिख दी। नो प्रोविजन शुड बी मेड अंडर फॉर इंजन रिप्लेसमेंट एज देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, वही आपकी पसंदीदा लाइन आ रही है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस किया आपने लिखने की। टू रिप्लेस इंजन, इम्पोजिशन ऑफ बैन ऑफ डीजल इंजन इज एन इंडिकेशन दैट सच व्हीकल हैव इम्पेयर्ड। हाँ, ये उन्होंने दिया, स्टार्ट में लिख दिया, हमने एंड पे लिखा है, कोई मसला नहीं, लिखना जरूरी है ना, ठीक है। In current condition, vehicles can only be sold but cannot be used. So the fair value less cost to sell should be assessed and impairment loss should be recorded on 31 दिसंबर। कहते हैं impairment loss आप रिकॉर्ड कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। सही है, प्रोविजन नहीं बना सकते क्योंकि फ्यूचर कॉस्ट है। प्रोविजन फॉर एनआरवी, यार एनआरवी की प्रोविजन तो नहीं होती, एनआरवी का तो लॉस रिकॉर्ड करते हो, तो IS2 कहता है, ये IS37 की बातें ही नहीं है यार, ये वाली ये हो गई या ये हो गई, चलो खैर पढ़ लेते हैं। कहता है 31 दिसंबर पे GL हेल्ड इन्वेंट्री पड़ी है जिसकी कॉस्ट है 100। हाउएवर सेलिंग प्राइसेस ऑफ दीज आइटम्स वर एक्सपीरियंसिंग कंटिन्यूअल डिक्लाइन एट 31 दिसंबर, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इज 75। Subsequently 80% of these inventories were sold in January and February at, while remaining are anticipated to be sold at। अब इस वक्त ये तो है ना, पहली बात है प्रोविजन नहीं बनानी, हम ये कहेंगे। तो उसने क्या कहा था नीचे, बताओ जी, कितने गया, हाँ बताओ जी प्रोविजन बनानी है नहीं बनानी है IS37 के अंडर। आपने कहना नहीं, इसकी प्रोविजन नहीं बनती, लेकिन साथ ही आपने कहना ये इन्वेंट्री IS2 में आती है और इस पर NRV लॉस रिकॉर्ड करना है। अब अगली बात आएगी IS10 की थोड़ी सी, आज 1 मार्च है, ठीक है। अब आपको ईयर एंड पे क्या लग रहा था कि ये कितने लॉस पर बिकेंगी, एस्टिमेट सेलिंग प्राइस 75 है 100 से 25 का, लेकिन ईयर एंड के बाद एक्चुअल में जो बाकी हैं वो 15 की बिकेंगी और कुछ 50 की बिक गई, यानी टोटल कितने की बिकी हैं, 65 की। अब ये फरवरी में बिक चुकी हैं और आप आज मार्च में खड़े हैं, तो ये क्या है, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट। कोई ऐसा काम ईयर एंड के बाद आग लगी है क्या, हाँ चोरी हो गए हैं क्या, सैलाब आया है क्या, नहीं नहीं नहीं, पहले से ही डिक्लाइन शुरू हो चुका था। तो ये एंड के ऊपर भी ये मामला ऐसे ही था, बस अंदाजा था ना उनका। तो ये क्या है, ये बिकना ऑफ इन्वेंट्री एट अ लॉस इज एन इंडिकेशन ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग दैट देयरफॉर इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। और कितना एक्चुअल वाला, ये 65 पकड़ना और कहना है आपने 35 का, आज 31 दिसंबर 35 का NRV लॉस आप बुक कर लें। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 35 का 100 में से ये कितना बनता है, ये 50 और 15 कितना बनता है, 65। बेटा किसने कहा कर चुका है, मतलब कॉस्ट इतनी है ना, तो आप बता दो कि 35 का आपने टोटल करना है, आप उसमें 25 का कर चुके तो तुम 10 का और कर लेना यार, टोटल 35 का लॉस बुक होना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है। वैसे उसने ऊपर काले पर लिखा भी था कि फाइनलाइजेशन हो रही है, असाइनमेंट आपको मिली है और इनके बारे में नेसेसरी है या नहीं है वो पूछ रहे हैं कि बताओ, ठीक है। तो उसके बारे में यही पूछ रहा है कि इसका क्या करें, तो फिर बताओ 35 का लॉस बुक करें, अगर फिर 25 का होगा तो 10 का और कर लो, टोटल 35 का बुक करना है। और वो कौन सा लॉस है, NRV लॉस। IS37 deals with provision which are liabilities of uncertain timing or amount. NRV adjustment result in adjustment of carrying amount of asset and not addressed since estimated selling price is lower than cost inventory of item. So NRV adjustment in respect of वही वाली बातें, change in estimate selling price during 2024 should be considered as adjusting event, हमने भी ऐसे कुछ कहा था, and the adjustment should be based on 65 million, so an adjustment of 35 million would be made और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ले लो, कैरिंग इन्वेंट्री को, कैरिंग अमाउंट को कम कर लो। अब कहीं ये लिखा नहीं होगा 25 कर लिया था तो आप यूं कहते थे 15 10 और कर ले, ठीक है। और आखिरी है, ये सबसे आसान है, शुक्र है को IS37 की भी बात आई, थोड़ी सी यहाँ पे भी थी, ये भी IS37 में ही था, ठीक है, कि फ्यूचर कॉस्ट जो अभी इनकर नहीं हुई उसकी प्रोविजन बुक नहीं करनी होती। 15 नंबर का सवाल था, छोड़ के चले जाते हैं। 10 एम्प्लॉइज हैव इनिशिएटेड लीगल एक्शन के GL ने हमें अनफेयर डिसमिसल हमारा किया, जानबूझ के हमें निकाला है, ठीक है जी, इन्होंने केस कर दिया। 2 की कॉरेस्पॉन्डेंस हैं विद लीगल एडवाइज़र, 2 मौक़ों पे लीगल एडवाइज़र से हमने कॉरेस्पॉन्ड किया है। पहली कॉरेस्पॉन्डेंस हमने उसको 31 दिसंबर पे फ़ोन किया, हमने कहा यार वो केस हो गया हमारे खिलाफ, तो वो आपको पता ही होगा, हाँ जी हाँ जी, क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको। GL लीगल एडवाइज़र हैज़ ओपिन्ड दैट डिसमिसल्स वर फेयर, कहता नहीं आपने ठीक निकाला, और विद ओनली अ 30% प्रोबेबिलिटी दैट कोर्ट में रूल इन फेवर,
तो 30% लाइबिलिटी आपके खिलाफ कोर्ट केस हुआ है ना, तो आपने क्या करना है, डिस्क्लोज। अभी तक ये लग रहा है, ठीक है, डिस्क्लोज करो। ओके, प्रोबेबल नहीं है। नेसेसिटेटिंग कंपनसेशन, द पोटेंशियल कंपनसेशन वुड वेरी बट इज एस्टिमेटेड टू बी 2 मिलियन। अभी तक क्या लग रहा है, 2 × 10 20 मिलियन की कंटिजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज कर दें। आज 1 मार्च है, 28 फरवरी को, 29 फरवरी का महीना है, अच्छा 29 फरवरी को एक और कम्युनिकेशन की हमने उसके साथ। हमने कहा यार अब ना फाइनल स्टेटमेंट्स फाइनल हो रही हैं, बस ये 4 मैटर्स रह गए थे। तो कोई 1-2 हेयरिंग्स हुई थी, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 1-2 हेयरिंग्स हुई थी, तो फिर क्या लगता है आपको, इन लाइट ऑफ न्यू एविडेंस प्रेजेंटेड इन कोर्ट इन फरवरी, लीगल एडवाइजर कह रहा है भाईजान वो जो फरवरी में नहीं हियरिंग हुई उसमें वो तो सबूत ले आए। जीएल एडवाइजर नाउ बिलीव्स दैट डिसमिसल वर, आप ही पकड़े गए हैं मुझे लग रहा है, देयर इज 70% प्रोबेबिलिटी दैट कोर्ट में रूल इन फेवर। अब ये क्या हो गया, अब ये प्रोबेबल हो गया, तो अब आपने क्या करना है, प्रोविजन बुक करनी है, ठीक है, प्रोविजन। हाँ, एडजस्टिंग भी है, यानी आपने इसको तो भूल ही जाना है कि ये कुछ हुआ भी है या नहीं, क्योंकि अभी फैसले हमारे हाथ में है और ये डिसमिसल हो चुका है ड्यूरिंग 2023 जिसके खिलाफ केस हुआ है, ये तो एग्जिस्ट करता है एट रिपोर्टिंग डेट। ये जो आप मामला सामने आया, बात समझ आ रही है? मुश्किल चीज़ें आसान है, पर्चा आसान ही होता है, आपकी तैयारी बस रिवीजन नहीं होती, पढ़ा होता है सब कुछ आपने, ठीक है। अच्छा, और साथ ही साथ पे कितना करना है, 3 मिलियन टू ईच एम्प्लॉय। अब आप फटाफट ना 10 × 3 करके 30 सोचकर आगे बढ़ने लगे थे कि सवाल ने कहा इसके 5 नंबर है, रुको इसके 5 नंबर है, मुझे आइंस्टाइन अप्लाई थोड़ा सा करवाया और भी करवाने दो। 2-3 सवाल उस्ताद ने तुम्हें करवाए थे ना क्लास के अंदर, वो वाले भी ज़रा तुम ज़रा बुरुए कार लाओ। कौन से वाला, वो जिसके अंदर इतने लोग रिटायरमेंट के लिए आ गए हैं और इतनी डेटा तो और भी आ सकते हैं, याद आ रहा है? अंदाज़ा। मोर ओवर GL एंटिसिपेट्स दैट इफ दीज क्लेम्स आर सक्सेसफुल, अगर ये लोग केस जीत गए, 3 एडिशनल एम्प्लॉइज हु आर सिमिलरली डिसमिस्ड इन 3 मे ऑल्सो परसू। कहता है 3 और को भी निकाला था हमने इस तरह से, तो अगर ये 10 केस जीत गए तो वो 3 भी आएंगे, लगता है इनको कि वो 3 भी आएंगे। देयरफॉर बेस्ड ऑन लेटेस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस विद लीगल GL कंसिडरिंग सेटलमेंट, वो कहता है जल्दी जल्दी इनको पैसे देकर इनसे जान छुड़ाओ, ये ना हो के ये जीते और उनको पता लगे वो भी आ जाए, इनसे जान छुड़ाओ जल्दी जल्दी। स्टैंड कहता है नहीं, पहली बात तो प्रोविजन बुक करो, दूसरी बात 10 की नहीं 13 की, 13 को 3-3 मिलियन के हिसाब से आप प्रोवाइड करो, क्योंकि आ तो सकते हैं, इन्होंने भी डिसमिसल का तो सामना कर लिया हमारे साल में, बाद में भी आ जाए तो इवेंट तो एग्जिस्ट करता है एट रिपोर्टिंग, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट रेट कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा हमें, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा ऐसा गुजरा ही नहीं किसी के अंदर, कोई सेटलमेंट होती है 1 साल का अरसा आता, तो छेड़ने के लिए उसने ये पॉइंट दिया हुआ था। प्रोविजन शुड बी मेड अंडर I-37 as it is a liability of uncertain timing. GL has present obligation as a result of past dismissal of employees, ठीक है, ये है past event. Presenting new evidence during February should be considered as adjusting event and the provision should be based on correspondence of 29 फरवरी। Adjusting event है 29 फरवरी पे उसने जो कहा है ना वो करो। It is probable that an outflow of resources would be required and court की तरफ से कंपनसेशन देनी पड़ेगी। A reliable estimate can be made which has been estimated as 3 million for each employee. The provision should include further 3 claims as the obligating event। इनका भी obligating event 23 में हो चुका है, इसलिए आपने प्रोविजन कितने की बनानी है, 13 × 3, the end।